वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट। तो आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये जो चैप्टर, अगर मैं इसकी तुम्हें स्टोरी बताऊं तो पिछले 2 सालों से मेरे को सबसे ज्यादा कमेंट हर स्टूडेंट का यही आ रहा था कि दीदी आप ये वाला चैप्टर पढ़ाओ, क्योंकि पहले ये डिलीटेड होता था तो ये मेरे चैनल पे था ही नहीं। बट कभी मतलब ऐसा हुआ कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था ये चैप्टर शूट करने का। तो आपके सीनियर्स बहुत गुस्सा होने वाले हैं देख कर कि दीदी हमें तो नहीं पढ़ाया था आपने ये चैप्टर। बट फॉर यू गाइस, जैसे कि मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया एग्जैक्ट हमारे 15 डेज का, जहां पे मैं 12 दिन में आपको चैप्टर्स कंप्लीट करा रही हूँ और बाद में हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो गाइस यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि एक एक क्रैश कोर्स के लेक्चर को आप अच्छे से अटेंड कर लो। अभी तक पहले वाले नहीं करे थे, कोई बात नहीं, मैं प्लेलिस्ट लगा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हर एक चैप्टर का मैंने 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन वीडियो है, 1 घंटे से कम का है, 40-50 मिनट का है, और एक बार पढ़ लिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हिस्ट्री सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, आपको बोरिंग तो बहुत दूर की बात है। ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, आज देख लेना बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी अमेजिंग मैनर। ओके, तो वैसे क्या करते हैं हम लोग इस चैप्टर का ना, मैंने इतना बढ़िया नोट्स बना दिया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत लेंदी चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें नई नई हमें जानने को मिलेंगी। और इस चैप्टर में हम मुगल पीरियड के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जब मुगल्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे और उस जमाने में हमारे गाँव कैसे होते थे, गाँव में खेती कैसे होती थी। बेसिकली आप यही पढ़ोगे, गाँव में क्या चलता था, पंचायत कैसे चलती थी, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जो खेती होती थी उसका रेवेन्यू जो आता था वो कौन कलेक्ट करता था, किस टाइप के फार्मर्स होते थे जिन पे अपनी जमीन है, कोई बहुत बड़े फार्मर है। सिंपल सिंपल सी चीजें आप पढ़ोगे। सिंपल कब लगेंगी, जब मैं आपको अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। तो बस एक कॉपी लेकर आओ और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम जो है वो नोट डाउन कर लो, क्योंकि वहां पे आपको ये बेहतरीन नोट्स मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू गो एंड सब्सक्राइब मी देयर एंड आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो काफी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 8 को। हमारी बुक 2 उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो पहला टॉपिक आता है हमारा इसका, अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं अपने कंट्री का ड्यूरिंग द 16 to 17 सेंचुरी के टाइम पर। तो आपको जैसे याद होगा, इससे पहले वाला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था विजयनगर एम्पायर, और उससे पहले एम्पायर्स में मैंने जो चैप्टर पढ़ाए थे, आई टोल्ड यू दैट इंडिया के अंदर, हाँ, 5th चैप्टर जो था फ्रैंकोइज बर्नियर वाला जो चैप्टर था, जिसमें फ्रैंकोइज बर्नियर जब मुगल टाइम में इंडिया आए थे तो उन्होंने कहा था कि इंडिया की काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है 15-20 थी ना % पॉपुलेशन जो टाउन में रहती थी। हाँ, तो 15-20% पॉपुलेशन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहता है, वो टाउन पे रहती थी। बट बाकी जितनी भी पॉपुलेशन थी हमारी कंट्री की वो रहा करती थी हमारे विलेजेस के अंदर। तो 85% ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट टाइम हमारी रहती थी विलेज के अंदर। तो सबसे ज्यादा हमारा पैसा, जीडीपी कहो आप आज के समय का, तब तो जीडीपी कैलकुलेट नहीं होता था ना, तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो जनरेट होता था वो विलेज से ही होता था, वो एग्रीकल्चर से ही होता था। ये जो राजा महाराजा इतनी बढ़िया जिंदगी जीते थे, ये जो इनके खजाने भरे होते थे, वो कैसे होते थे, वो एग्रीकल्चर के रेवेन्यू और रेंट से ही होते थे। तो वी विल स्टडी हेयर कि वो सब चीजें कैसे होती थी, ठीक है। अब हमारे गाँव में पीजेंट्स भी होते थे, फार्मर्स यानी कि लैंडेड एलाइट्स भी होते थे, बड़े बड़े जमींदार भी होते थे, और दोनों मिलकर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है वो करते थे। दोनों ही ग्रुप क्लेम करते थे ऑन द शेयर ऑफ द प्रोड्यूस, यानी कि जो फसल निकलेगी उस पर दोनों का हक होता था। ऑब्वियसली जो फार्मर है उसका भी और जो जमींदार है उसका भी होता था, और उन्होंने अपने तरीके बना रखे थे जिससे उस शेयर को, वो प्रॉफिट को वो आपस में बांटेंगे। कभी कभी वो कॉपरेट करते थे, इकट्ठे हो जाते थे, कभी कभी उनके बीच में कॉम्पिटिशन होता था, कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। दीज इंटरेक्शन टुगेदर फॉर्म करती थी हमारी रूरल सोसाइटी, ठीक है। अब एक्सटर्नल एजेंसीज एंटर कर जाती है हमारी कंट्री के अंदर, हमारी रूरल वर्ल्ड के अंदर, जब आता है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के आते ही एक और एंट्री हो जाती है हमारी पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर, एंड मुगल एम्पायर ने एग्रीकल्चर रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया था हमारे यहाँ के, आप कह सकते हो, फार्मर्स थे, ठीक है। राजा को तो चाहिए ना भाई, मुझे टैक्स चाहिए, मुझे रेवेन्यू चाहिए। तो जैसे ही मुगल एम्पायर आता है, मुगल जो है आप कहोगे दिल्ली सल्तनत रही, ये रहा वो रहा, इतने सारे हमारे राजा बनते रहे, एंड नाउ इट वाज द टाइम ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर ने अपनी गवर्नमेंट के दौरान क्या क्या लोग रखे थे हमारे से टैक्स वसूल करने के लिए। रेवेन्यू एसेसर्स होते थे जो रेवेन्यू को एसेस करते थे कि कितना रेवेन्यू लगेगा। रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे जो रेवेन्यू को कलेक्ट करके लाते थे गाँव से जाके, एंड रेवेन्यू कीपर्स होते थे जो रिकॉर्ड रखते थे कि अच्छा ठीक है ये रेवेन्यू आ चुका है। उनका एम ये होता था कि वो रूरल सोसाइटी को कंट्रोल करके रखे, साथ ही के साथ में कल्टीवेशन कंटिन्यू रखे कि एग्रीकल्चर की कल्टीवेशन रुकनी नहीं चाहिए। क्या क्या क्रॉप्स नहीं उगाते थे हम, इतने प्रकार के चावल उगाते थे, मिलेट्स वी यूज्ड टू ग्रो कैश क्रॉप ऑल्सो,
जिसको बेच के पैसा कमाया जाता था। तो हर राजा को होता था कि मेरे यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा रहे, और इसीलिए स्टेट रिसीव टैक्सेस रेगुलरली। तो उनका काम होता था एग्रीकल्चर अच्छे से होता रहे, और स्टेट मतलब क्या है, मुगल राजा का लो यहाँ पे आप, कि भाई मुझे मेरा टैक्स मिलता रहे। मेनी क्रॉप्स वर गोन फॉर सेल एंड नॉट जस्ट फॉर सब्सिस्टेंस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारी कैश क्रॉप्स थी। कैश क्रॉप मतलब उन्हें बेच के बहुत सारा पैसा कमाया जाता था। एज अ रिजल्ट ट्रेड, मनी, मार्केट पेनिट्रेटेड इन द इंडियन विलेजेस। तो इसलिए हमारे उस जमाने के भी विलेजेस, जब हम अपने आप को जैसे कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे ऊपर, वो भी तो ट्रेड से ही राज करने आई थी। तो इसीलिए ट्रेड, मनी, मार्केट ये सब हमारे यहाँ चलता रहता था। एंड विलेज इसलिए कनेक्टेड रहते थे टाउन से बिकॉज ऑफ द कमर्शियल लिंक। ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पीजेंट एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन। ओके, तो जो मैंने ये नोट्स बनाए उसके बाद हिस्ट्री की बुक साइड में रख दो, इस नोट से आपका सारा काम हो जाएगा, और एक लेक्चर देखते ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो विलेज सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारे एग्रीकल्चर सोसाइटी की। और विलेजेस में कौन रहते हैं, पीजेंट्स रहते थे विलेजेस के अंदर, जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते थे। ठीक है, जैसे कुछ करते थे टिलिंग ऑफ द सॉइल, यानी कि सीजन के हिसाब से होता है ना एग्रीकल्चर, पूरे साल तो नहीं चलेगा। ठीक है, पूरे साल भी कुछ देर तो आपको रुकना पड़ेगा ना। टिलिंग ऑफ द सॉइल यानी कि सॉइल को जो है टिल करना, फिर सीड बोना, और फिर जो है उसको हार्वेस्ट करना। ठीक है, अब पीजेंट्स के साथ पे कुछ ऐसे भी लेबर होते थे जो एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते थे। जैसे कि उन्होंने शुगर केन बना लिया है, तो शुगर केन से शुगर बनाने वाले थे। किसी ने ग्राउंड नट बना लिया है, वॉलनट उगाए है, मूंगफली उगाई है, सोयाबीन उगाया है, तो उसके लिए ऑयल प्रेस लगा के उसमें से तेल निकालने वाले भी ऐसे छोटे छोटे एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट बनाने वाले लोग भी वहाँ पे होते थे, जो विलेज के अंदर ये काम भी करते थे। ठीक है, रूरल इंडिया डिड नॉट कंसिस्ट ओनली ऑफ सेटल्ड पेजेंट कल्टिवेशन। ठीक है, तो खाली ये नहीं था कि खाली फार्मर है, सेटल्ड पेजेंट्स है, कि बस वही काम कर रहे हैं, और भी बहुत काम होते थे हमारे विलेजेस के अंदर। देयर वर डाइवर्स लैंडस्केप्स, और जो इतना भी हमारा विलेज होता था उसमें अलग अलग तरीके की जमीनें होती थी। कुछ होते थे ड्राई लैंड, यानी कि जहां बिल्कुल खेती नहीं हो पाती थी। कुछ होते थे हिली रीजन, जहां पे अच्छे से खेती करना आसान नहीं था। कुछ होते थे लार्ज फॉरेस्ट एरियाज, एंड वो होती थी मतलब कि उन इनसिग्निफाइड टेरिटरी है, वो हमें नहीं पता, फॉर्म्ड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द टेरिटरी, मतलब वो जंगल है, वहाँ पे खेती तो नहीं हो रही ऑब्वियसली। तो ऐसे भी गांव के अंदर ऐसा नहीं है कि गांव में सिर्फ खेत होते थे, गांव में खेत भी होते थे, ड्राई लैंड भी होते थे, हिली रीजन भी होता था, बड़े बड़े फॉरेस्ट एरिया भी होते थे। दिस वेरी टोपोग्राफी शेप द नेचर ऑफ अग्रेरियन सोसाइटी, और ये सब मिला के बनता था हमारे यहाँ के विलेजेस कब, 15-16 सेंचुरी वाले। ठीक है, सॉरी 16th और 17th सेंचुरी वाले। ठीक है, चलो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, लुकिंग फॉर सोर्सेस। अब ये चैप्टर में जो इतना मैं तुम्हें बता रही हूँ, ऐसे होता था, ये हम बनाते थे, ऐसे गांव होते थे, मुझे किसने बताया, हिस्ट्री की बुक को किसने बताया? तो तुम कहोगे दीदी कोई डॉक्यूमेंट रिसोर्स होगी, कोई बुक होगी, इतना तो हमें पता है वहाँ से पढ़ा है। तो यस, तो इस वाले चैप्टर में जिसको हम सोर्स में रख रहे हैं वो है आइन ए अकबरी। ठीक है, आइन कहते हैं हम इसको। क्या है ये? जो अकबर हैं उन्होंने अपने लिए कुछ किताबें लिखवाई थी, उनमें से एक बहुत फेमस किताब है उनकी अकबरनामा, उसका ही एक पार्ट है ये आइन ए अकबरी, जहाँ पे उन्होंने लिखवाया है कि उनके ज़माने में, उनके मुगल रूल के दौरान जो है विलेजेस में और सब कुछ सिस्टम कैसे चलता था। तो आइन से हमें विलेज लेवल के बारे में बहुत नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं। तो पीजेंट्स तो ऑब्वियसली खुद के बारे में नहीं लिख पाते थे, क्योंकि उन पे इतना टाइम थोड़ी है, वो तो अपना काम ही कर रहे हैं। तो हमें फर्स्ट हैंड अकाउंट तो नहीं मिल रहा, हमें जो मिल रहा है वो राजा के पर्सपेक्टिव से मिल रहा है, जो राजा हमें बता रहा है। तो पीजेंट्स क्या फील करते थे वी डोंट नो, बट फिर भी पता तो चलता है कुछ पिक्चर। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग रूरल सोसाइटी कम मेनली फ्रॉम मुगल कोर्ट के क्रॉनिकल्स एंड उनके डॉक्यूमेंट, जैसे कि हमारा आइन ए अकबरी, जिसको लिखा है अबू फैजल ने। कमेंट कर दो, 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, मतलब कि जो अबू फैजल का लिखा हुआ आइन ए अकबरी है उसमें हमें क्या क्या बातें बताई रखी है। तो स्टेट अरेंजमेंट फॉर कल्टिवेशन की किस तरीके से राजा ने, मुगल राजा जो थे हमारे, उन्होंने क्या अरेंजमेंट कर रखा था कि कैसे खेती करवाई जाएगी, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा, और स्टेट और जमींदार का रिलेशनशिप क्या होने वाला है, जो जमींदार है और जो राजा लोग हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगा। क्योंकि अकबर को अपने एम्पायर को बहुत ही हार्मोनियस पोर्ट्रे करना था। अकबर चाहते थे कि मेरा बहुत नाम हो और जो है आगे तक, मतलब कि हिस्टोरिकली आगे जो फ्यूचर हो तो उसमें लोगों को समझ में आए कि मेरा एम्पायर कितना अच्छा था। तो इसीलिए उन्होंने लिखवाया था अपने जो है बुक के अंदर अपने बारे में, और अपने कैसे वो रूल करते थे उसके बारे में। ठीक है, तो अबू फैजल व्यूड रिवोल्ट्स और इंडिपेंडेंस पावर असर्शंस एज डूम टू फेल। अब ये लाइन मैंने इसे रीड इसलिए करी है, तो अबू फैजल कहते थे कि अगर किसी ने अकबर के खिलाफ या उनके मुगल राजा के खिलाफ कोई भी विरोध करा, कोई भी उन्होंने जो है कोई इंडिपेंडेंट आदमी ने रिवोल्ट करने की कोशिश करी, तो दे आर डूम टू फेल, तुम हारोगे ही हारोगे। तो इससे आप एक बारी उनकी सोच समझ सकते हो जिन्होंने ये बुक लिखी है, जिन्होंने एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है, दे वर वेरी, आप कह सकते हो कि उन्होंने कहा कोई हमारे खिलाफ तो बोल के देखो, तुम तो हारोगे ही हारोगे, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि वो जो उन्होंने लिखा है इस बुक के अंदर वो उनका अपना पर्सपेक्टिव था। वी डोंट नो रियलिटी में फार्मर्स लोग क्या मतलब फेस करते थे, ठीक है। बट फिर भी हमारे को यहाँ पे और रिसोर्सेज भी हैं, अगर हमें और अच्छे से अपने गांव के बारे में जानना हो, खेती कैसे होती थी जानना हो, तो हमारे पास कुछ सोर्सेज लकीली और है। वो क्या है, अब हम मुगल एरिया से थोड़ा दूर जाके देखेंगे कि वहाँ पे कोई किताब हमें मिल जाए जहाँ एग्रीकल्चर के बारे में लिखा हो, फिर हम मैच करेंगे क्या इन्होंने भी ऐसे ही लिखा है। तो यस, हमारे पास कुछ गुजरात के, महाराष्ट्र के और राजस्थान के 17-18 सेंचुरी के रिकॉर्ड्स है, एंड इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रिकॉर्ड है उससे हम थोड़ा बहुत मैच कर लेते हैं। दीज सोर्सेज शो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीजेंट्स एंड जमींदार। अब इन्हें पढ़ के हमें पता चला कि पीजेंट एंड जमींदार के बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, एंड हमें ये भी पता चला कि पीजेंट्स जो है नाराज रहते थे मुगल एम्पायर से, स्टेट से, कि वो उनके साथ नाइंसाफी करते हैं, जो ऑब्वियसली हमें पता ही था, परेशान होते ही होंगे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 1.2 पीजेंट्स एंड देयर लैंड। इसमें आप जानोगे कितने टाइप के हमारे पीजेंट्स होते थे, यानी कि फार्मर्स होते थे, और उन पे कितने टाइप के लैंड यानी कि अपने खेत हुआ करते थे। तो इसमें बहुत सारे 1 मार्कर है, जल्दी जल्दी लिखते रहो, ठीक है। तो कॉमन इंडो पर्शियन टर्म होता था पीजेंट के लिए रायत या फिर राया, ठीक है, यानी कि फार्मर को जैसे हम किसान कहते हैं ना, तो ये यूज्ड टू कॉल इट रायत या फिर राया। मुजरियन, ठीक है, मैं भी गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, किसान और असामी, ठीक है, यही नाम रखे थे हमने फार्मर्स के। 17th सेंचुरी की सोर्सेज हमें 2 टाइप के पीजेंट्स के बारे में बताती है। एक है खुद काश्ता, ठीक है, खुद काश्ता, खुद मतलब हो गया ना, खुद कहते हैं मैंने खुद करा ये काम, हम जैसे बोलते हैं। तो खुद काश्ता होते थे रेजिडेंट कल्टीवेटर, जो सेम विलेज में रहते थे, वेयर दे हेल्ड द लैंड, यानी कि जिस विलेज में है वहीं पे उनका खेत है। फिर होते थे पाही काश्ता, नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर, बिलोंग टू अनदर विलेज बट कल्टीवेटेड लैंड एल्सवेयर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। ये होते थे कि ये एक फार्मर है ए, और इसके गाँव का नाम भी ए है और इसका खेत भी यहीं पे है, तो ये खुद काश्ता हो गया। ए में रहने वाला ए फार्मर, इसका जो खेत है वो भी यहीं पे है, तो ये खुद काश्ता है। मैंने कहा इस फार्मर का नाम बी है और ये सी गांव का रहने वाला है, और ये ए गांव में आके इसी जमीन पे काम कर रहा है, तो तब जो है इसका नाम होगा पाही काश्ता, क्योंकि ये एक टाउन गाँव का रहने वाला नहीं है, रहता ये कहीं और है, आज यहाँ पे आके सेटल हुआ है जस्ट फॉर द वर्क पर्पस, ठीक है। तो इसको हम कहते थे पाही काश्ता, ठीक है। तो रीजंस फॉर बिकमिंग पाही काश्ता क्या था, क्यों तुम्हें किसी और जगह पे जाके काम करना पड़ रहा है, जैसे आजकल लोग जॉब करने दूसरे शहर जाते हैं, तो आपको क्यों करना पड़ता था। कईयों का चॉइस होता था कि रेवेन्यू मिलेगा अच्छा दूसरे विलेज के अंदर, तो इसलिए, और कईयों को कंपलसरी होता था कि कोई किसी ने ज़बरदस्ती करी है, या फिर कोई फेमाइन आ गई, तुम्हारा इलाका ख़राब हो गया तो तुम शिफ्ट कर रहे हो किसी दूसरे गांव के अंदर। एवरेज नॉर्थ इंडियन पीजेंट्स के पास वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज होती थी। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जितने भी फार्मर्स होते थे उनके पास सिर्फ एक पेयर ऑफ बुलक्स होता था, यानी कि 2 बैल होते थे, ठीक है, और अपने पास उनके 2 ही हल होते थे जो प्लाव होते हैं। एंड जो है लैंड होल्डिंग की साइज़ भी अगर हम करें तो बहुत बड़ी नहीं होती थी। गुजरात में 6 एकड़ फार्म होना भी मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, एफ्लुएंट माना जाता था, और बंगाल में 5 एकड़ वाले को एवरेज फार्म माना था, और 10 एकड़ वाले को रिच असामी यानी कि अमीर किसान माना जाता था। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात में 6 एकड़ यू आर वेरी गुड, बट अगर वहीं पर आप बंगाल में आपके पास 5 एकड़ है यू आर ओकेश, और अगर आपके पास बंगाल में 10 एकड़ है तो यू आर सुपर रिच, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा वहाँ का सिस्टम था। एग्रीकल्चर फॉलोड इंडिविजुअल ओनरशिप। अब ये याद रख लो, एग्रीकल्चर फॉलोड इंडिविजुअल ओनरशिप, जो फार्मर होता था वो अपने फार्म का ओनर होता था। पीजेंट्स लैंड कुड बी बॉट एंड सोल्ड, पीजेंट अपने ज़मीन को खरीद भी सकता था, बेच भी सकता था, लाइक एनी अदर प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे कोई और प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी उसकी तरह। फील्ड्स वर क्लियरली डिमार्केटेड, इवन जो फील्ड्स होती थी, जैसे आजकल आप लोगों के घर के और दूसरे के घर में यू हैव योर ओन रजिस्ट्रीज, यू हैव योर ओन बाउंड्रीज, ठीक है, तो बाउंड्रीज हुआ करती थी। पीजेंट्स बाउंड्री मार्क करने के लिए कुछ ब्रिक की आप कहो ऐसे यूं ढेर सा लगा देते थे मिट्टी का, कि पता चल रहा है ये मेरा खेत है और ये तुम्हारा खेत है, उसमें कुछ बुशेस लगा दिए, उसमें कुछ घास वास उगा दी, एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू काउंट थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल फील्ड्स विद इन वन विलेज। तो इसी से हमने जब बाद में चेक करना चाहा तो उनको पता चल जाता था कि ये एक जने की फील्ड है, दूसरे की, तीसरे की, तो हजार फील्ड भी हमें एक गाँव में दिखे, क्योंकि उन्होंने अपना सेपरेशन बाउंड्री लगा के कर रखा था, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, अब कुछ मुश्किल लग रहा है आपको मेरे पढ़ाने के तरीके से चैप्टर में, क्योंकि कुछ मुश्किल है ही नहीं, वी हैव टू रीड इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू लर्न इट, बस। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अगला हमारा टॉपिक आता है इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, और इसी पे क्वेश्चन बन जाएगा डिस्क्राइब इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, और तुम यही वाली 4-5 पॉइंट लिख देना, तुम्हें तो अलग से क्वेश्चन आंसर लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, यही नोट्स को पढ़ो, समझो, लर्न कर लो, एंड यू विल बी एबल टू आंसर एनीथिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। तो 3 फैक्टर्स होते थे जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर
ना हमारी कंट्री के अंदर बहुत अच्छे से हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस समय पे अबंडेंट ऑफ लैंड था, बहुत ज़मीन थी उस समय हमारे इंडिया के अंदर। ऊपर से ज़मीन उपजाऊ बहुत थी जहाँ पे खेती हो सकती थी, ऊपर से हमारे पास लेबर बहुत सारा था, पॉपुलेशन उस समय पे भी इंडिया की ज़्यादा थी और लोग विलिंग थे, काम करना चाहते थे। और तीसरी बात थी, वी हैड एन आर्मी ऑफ मूविंग पीसेंट्स। मूविंग पीसेंट्स कौन? अगर आपको याद हो तो हम ज्योग्राफी में पहले बचपन में पढ़ते थे और आपको पता होगा, अभी भी आपके ज्योग्राफी हो तो एक होता है स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या फिर आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मतलब क्या होता था, ये एक फार्मर ए है, उसने इस वाली फील्ड पे काम करा, खेती करी, अच्छा ना झुक गया। अब अगली बार उसे लग रहा है यार ये वाली की ना फर्टिलिटी खत्म हो चुकी है, तो वो अपनी फैमिली को लेके, अपने घर को लेके, अपने बच्चों को लेके, अपने पूरे जो है लेबर्स को लेके, अपने इनपुट्स को लेके चला जाएगा किसी दूसरी जगह पे। वहाँ पे उसे देखा यार ये ज़मीन बढ़िया से, तो वहाँ पे खेती कर लेगा। फिर उसे लगा यार ये वाला भी बेकार हो गया, फिर वो तीसरी जगह चला जाएगा, फिर वो चौथी जगह चला जाएगा। तो मूविंग पीसेंट्स वर देयर इन आवर कंट्री। अभी आज के ज़माने में अगर मैं आपको बोलूँ कि तुम्हें अपना पूरा घर उठाकर, अपनी पूरी फैमिली को उठाकर यू हैव टू गो समवेयर एल्स, तो तुम पहले 100 बार सोचोगे दीदी इतनी सारी चीज़ें हैं, नया घर खरीदना पड़ेगा, वी हैव टू मेक श्योर ऑफ एवरीथिंग, बिल्स, ऑल दैट, कार, ये सब वहाँ पे देखना पड़ेगा, सब कुछ हमारे लेवल का है नहीं है, हम एडजस्ट हो पाएंगे, कितने सारे बहाने होंगे जिसकी वजह से आप शिफ्ट नहीं करोगे। बट तब पेजेंट्स वर एवर रेडी कि भाई ठीक है यहाँ पे खेती नहीं हो रही, चलो दूसरी जगह, उठाया बोरिया बिस्तर चलो। वो जो है अपना जो घर भी बनाते थे वो ऐसे थैच्ड हट्स बना लेते थे जाके कहीं पे भी, एंड वो वहाँ पे रह के फिर अपना फार्मिंग करते थे, अपना बिजनेस करते थे, ठीक हुआ, फिर अगली जगह पे चले गए। तो उससे हमारे एग्रीकल्चर को बहुत फायदा होता था कि अनाज तो उग रहा है ना कंट्री के अंदर, समझे। तो एग्रीकल्चर मेनली एम टू फीड द पॉपुलेशन, सो राइस, व्हीट, मिलेट्स वर मोस्टली कॉमनली ग्रोन। अब 1 मार्कर क्वेश्चन है, कौन सी क्रॉप हम सबसे ज्यादा उगाते थे? राइस, व्हीट, मिलेट्स, ठीक है। अब रेनफॉल बेस्ड क्रॉपिंग पैटर्न था हमारा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो फार्मर लोग होते थे वो डिपेंडेंट होते थे रेनफॉल के ऊपर अपने इरिगेशन के लिए, कि अभी भी ऐसे ही होता है हमारा। तो 40 इंचेस प्लस की रेनफॉल जहाँ होती थी उन्हें राइस जोन कहते थे, जहाँ मॉडरेट रेनफॉल होती थी उन्हें व्हीट जोन कहते थे, जहाँ लो रेनफॉल होती थी वहाँ हम मिलेट जोन कहते थे, जो एक्चुअली में अभी भी ऐसा ही होता है। मानसून सेंट्रल पिलर था हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का, कि मानसून पे सब डिपेंडेंट रहता था। सम क्रॉप्स नीडेड एक्स्ट्रा वाटर, तो आर्टिफिशियल इरीगेशन हम कर दिया करते थे, ठीक है। जैसे वो जो वाटर व्हील नहीं होता, एक ऐसा व्हील होता है, उस पर ऐसे बाल्टी लगा रखी होते हैं और वो उसको चला रहे होते हैं, ठीक है। तो वाटर व्हील था हमारे पास में, एंड कुछ नहर बना रखी थी। नहर मतलब इस काइंड ऑफ अ कैनाल, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सारे नहर और नाले बना रखे थे, जहाँ रिवर का वाटर या आप कहो रेनफॉल को हम इकट्ठा कर लिया करते थे। ओल्ड कैनाल्स को रिपेयर भी करवाते थे कई बार राजा लोग, जैसे कि शाहजहां नहर जो पंजाब की थी उसको रिपेयर कराया था। तो ये 1 मार्कर में याद रखना। इंटेंसिव, यूजुअली लेबर इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा लेबर लगता था एग्रीकल्चर, बट पीजेंट्स यूज सिंपल इफेक्टिव टेक्नोलॉजी ऑल्सो। बट ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के पीजेंट्स को टेक्नोलॉजी से कोई नाता ही नहीं था। उस जमाने में जिस चीज़ को आप टेक्नोलॉजी कह सकते थे वो भी यूज़ होती थी, जैसे कि वुडन प्लॉ में हमने आयरन टिप लगा दी थी, जिससे कि हम जो है अच्छे से ईजिली जो है शैलो फरोज बना पाए और उसमें सॉइल मॉइस्चर लॉक हो पाए। समझ आया क्या बोली मैं? अभी बताती हूँ। जैसे मैंने कहा ये आपका हल है, ठीक है। अब इसके अंदर ये अगर लकड़ी का बना है और आप गड्ढा कर रहे हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके ऊपर अब यहाँ पे ना एक आयरन की टिप लगा दी जाती थी कि ये अच्छे से खुदाई कर देगा। फिर जो गड्ढा खुदता था वो उसको बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं खोदते थे, थोड़ा शैलो ही खोदा करते थे, जिससे कि इसमें अगर पानी है, हमने पानी इसके अंदर डाला तो वो पानी यहाँ पे ही रुक जाएगा ना, और उसको जो बीज है उसको प्रॉपर पानी मिल जाएगा और अच्छी सी हमारी फसल जो है वो उग जाएगी, समझे। तो इसीलिए हम लोग जो है ये आयरन टिप प्लॉ हमने बनाया था, जो था उसको हम यूज़ करते थे सो डैट अच्छे से हमारी फार्मिंग हो पाए, ठीक है। ड्रिल पुल्ड बाय लार्ज ऑक्सन्स, यानी कि फॉर प्लांटिंग सीड, जो ड्रिल होती है ना, जैसे आजकल तो सीड ड्रैग होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक ड्रिल लगी होती है, उससे सीड चले जाते हैं, बट ड्रिल सिंपल टाइप की भी उस समय पे यूज़ होती थी। और वैसे यूजुअली ब्रॉडकास्टिंग मेथड यूज़ होता था कि ऐसे सीड हाथ में लिए और ऐसे फेंक दिए, इस टाइप से होता था, ठीक है। होइंग एंड वीडिंग वाज आल्सो डन टुगेदर। होइंग मतलब होता है कि सॉइल को टिल्ट करना है, ऐसे घुमाना, एंड जो है वीडिंग मतलब जो हाथ से निकालना, सारे जो बेकार ऐसे ही पत्ते झाड़ियाँ निकल जाती है ना उनको, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हम लोग करा करते थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स। अब हम बात करेंगे किस टाइप की क्रॉप्स होती थी, कैसे क्रॉप्स हमारे यहाँ पे उगा करती थी। तो एग्रीकल्चर मेनली 2 सीजनल साइकिल में चलता था, खारिफ और राबी। खारिफ राबी हमने इतनी बार पढ़ रखा है। खारिफ होता है ऑटम में, राबी होता है हमारा बेसिकली स्प्रिंग में। मोस्ट रीजन प्रोड्यूस एटलीस्ट 2 क्रॉप, यानी कि 2 फसल तो हम साल में उगा ही लिया करते थे, एंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई होती थी वहाँ 3 फसल भी उग जाती थी। एरिया कवर्ड अ ह्यूज वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बहुत सारा प्रोड्यूस हमारा निकलता था। आईने अकबरी से हमें पता चला कि आगरा में 39 टाइप्स की क्रॉप उगती
होती थी, दिल्ली में 43 क्रॉप उगाई जाती थी और बंगाल में 50 वेराइटीज ऑफ राइस अलोन उगते थे। तो मतलब इतना अच्छा हमारा एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर वॉज नॉट ओनली सब्सिस्टेंस बेस्ड, सब्सिस्टेंस मतलब अपना पेट पालने के लिए, खाने के लिए ही नहीं होता था, बेचा भी जाता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को। जैसे कि हमें बहुत सारे ऐसी सोर्सेज मिली है जिनमें हमें कुछ क्रॉप्स का नाम मिला जिनका नाम है जिन्स ए कामिल। क्या? जिन्स ए कामिल, मतलब कि वो क्रॉप जिनको आप बेच के पैसा कमा सकते हो, परफेक्ट क्रॉप्स कहा जाता था इन्हें, जिनसे कामिल। लिखो इसको, ये हाई वैल्यू क्रॉप होती थी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन जिनसे कामिल, तो आप लिख देना दीज क्रॉप्स आर नोन एज परफेक्ट क्रॉप्स, हाई वैल्यू रेवेन्यू रिच क्रॉप्स। ठीक है। और जितने भी मुगल राजा होते थे, मुगल स्टेट होती थी, वो मतलब कि फार्मर्स को कहते थे ये उगाओ ना तुम शेड ये वाली क्रॉप्स उगाओ, जो है हमारी प्रॉफिट वाली क्रॉप्स, उससे तुम्हें भी प्रॉफिट होगा, हमें भी प्रॉफिट होगा। तो जिनसे कामिल में आती थी कॉटन। ठीक है, कॉटन बेसिकली इंडिया और डेक्कन पार्ट में, सेंट्रल इंडिया में उगाई जाती थी, और शुगर केन बंगाल में बहुत फेमस था। अदर कैश क्रॉप में आता था ऑयल सीड्स, मस्टर्ड, ऑयल, लेंटिल्स। ठीक है, तो कमर्शियल एंड हमारी सब्सिस्टेंस, दो ही टाइप की फार्मिंग उस समय पे इंडिया में होती थी। 17वीं सेंचुरी में ऐसा बताया जाता है हमें कि जो आलू है और जो टमाटर है और जो चिलीज हैं एंड इवन मक्का, कॉर्न जो होता है हमारा, जो इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारे यहाँ 17वीं सेंचुरी में आई हैं, 17वीं सदी के अंदर, आई मीन टू से। उससे पहले थी नहीं, उससे पहले हम बाकी चीज़ें खाते थे। और वो कौन लेकर आए थे? वो अंग्रेज़ लेकर आए थे, कुछ पोर्चुगीज़ लेकर आए। ठीक है, कुछ स्पेन के लोग जब हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने ला के दिखाया हमारे यहाँ पे। तो मेज़ इंट्रोड्यूस्ड विया अफ्रीका एंड स्पेन, ये हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन हो गया। फिर जो है टोमेटो, पोटैटो, चिलीज़ भी बाहर से आया था। एंड पाइनएप्पल एंड पपाया जो फ्रूट है वो भी हमारे यहाँ बाहर से आया था, यानी कि वो लोग बीज लेकर आए, उन्होंने हमें दिखाया ऐसे हमने उगाया एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द विलेज कम्युनिटी। विलेज में किस प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे अब हम थोड़ा कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विलेज में जैसे लोगों के ऊपर जो है किस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस होते थे, कि लैंडलेस लेबरर्स के साथ कैसा ट्रीट किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक, द विलेज कम्युनिटी, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि विलेज कम्युनिटी में और क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। तो विलेज कम्युनिटी की अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत एग्रीकल्चर हमारा एक्टिव था, बहुत अच्छे से खेती होती थी हमारे गाँव के अंदर उस समय में, और पार्टिसिपेशन ऑफ पीजेंट्स बहुत ज़्यादा होता था। बहुत मन लगाकर, बहुत मेहनत से हमारे पीजेंट्स काम किया करते थे, और इसी वजह से जो है हमारे गांव का अग्रेरियन स्ट्रक्चर का एक प्रॉपर रिलेशनशिप था मुगल सोसाइटी से, यानी कि राजाओं से, गवर्नमेंट से, क्योंकि वो उनसे बदले में टैक्स लेते थे। सिर्फ यही बात आपको बता रखी है। पीजेंट्स की जो ओनरशिप होती थी वो अलग अलग टाइप की होती थी गाइस, यानी कि किसी पे कितने लेवल का लैंड है, किसी पे कितने लेवल का लैंड है, येट सोशली दे वर पार्ट ऑफ अ विलेज कम्युनिटी कलेक्टिवली। तो विलेज के अंदर 3 टाइप के लोग हुआ करते थे। एक होते थे कल्टीवेटर्स, यानी कि पीजेंट्स जो हो गए। दूसरे होते थे पंचायत, जहाँ पे विलेज असेंबली के लोग हो गए। थर्ड होता था एक विलेज हेडमैन, जिसको आप मंडल या फिर आप उसको मुकद्दम भी कह सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों का रोल अब हम पढ़ने वाले हैं, विलेज के अंदर क्या क्या होता था सेपरेटली। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कास्ट एंड द रूरल मिलियो, यानी कि अब हम ये पढ़ेंगे कि कास्ट सिस्टम विलेज के अंदर उस समय पे कैसे होता था। यानी कि कास्ट बेस्ड डिफ्रेंसिएशन, अनटचेबिलिटी तक गाइस हमारी कंट्री में जो प्रैक्टिस होती थी उसमें विलेज लेवल पे उसको कैसे प्रैक्टिस करा जाता था, क्या होता था विलेज में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो कल्टीवेटर्स एक यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं होते थे, वो अलग अलग कास्ट के होते थे। कुछ पीजेंट्स को ना सिर्फ और सिर्फ मीनियल जॉब करने के लिए रखा गया था, उन्हें एग्रीकल्चर लेबरर बोला जाता था। मजूर या आपका जैसे आजकल मजदूर बोल देते हैं, बट इट्स मजूर कौन हुए? जिनसे एग्रीकल्चर का काम छोटा करवाया जाएगा, छोटा मोटा काम, मतलब कि हार्वेस्टिंग करवा ली उनसे, या उनसे जो है वीड्स हटवा ली या समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता भी इतना, और भी बहुत कुछ काम होते हैं उनसे, वो मीनियल टास्क ही कराया जाएगा उनसे। नहीं कि उन्हें पूरा खेत दे दिया और उन्हें कहा खेती करो, अपना कमाओ खाओ, इस पर नहीं। उनको ज़बरदस्ती, अगर लैंड है भी, गांव में इतने खेत होते थे, खाली हैं, जगह है, वहाँ ज़मीन है, आप उस पर उगा सकते हो चावल, बट फिर भी उनको नहीं दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर ज़मीन मिल गई तो ये भी अपने में लैंड ओनर्स हो जाएंगे और ये पैसा कमा पाएंगे, और पैसा हो जाएगा तो फिर डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। तो ज़बरदस्ती, इवन दो द लैंड वॉज अवेलेबल, कुछ ऐसी ग्रुप थी, कुछ ऐसी कास्ट थी जिनसे मीनियल वर्क कराया जाता था, जिससे उन्हें गरीबी में ही रखा जाए। इन ग्रुप्स के पास बहुत फ्यू रिसोर्सेज होती थी और इसीलिए ये लो कास्ट पोजिशन में स्टक रहते थे, जैसे कि दलित्स के साथ हुआ। ठीक है, सच कास्ट बेस्ड डिवीजन एग्जिस्टेड इन मुस्लिम कम्युनिटीज ऑल्सो, यानी कि कुछ होते थे हलाल खोरन। वो कौन होते थे? वो स्कैवेंजर को जो है
देखते थे, जैसे कोई डेड है तो उनको मतलब देखना, डेड बॉडी को डिस्पोज करना एंड ऑल दैट। एंड होते थे मल्लाजाद्स। यहाँ कौन होते थे मल्लाजाद्स? कौन होते थे? बोटमैन्स के बच्चे, जो बोटमैन जो वो नहीं चलाते, बोट जो चलाते हैं जो लोग, तो उनकी कम्युनिटी को मल्लाजादास बोला जाता था। ये बिहार में रहते थे और इनको भी स्लेव लाइक कंडीशंस में रखा जाता था। स्ट्रॉन्ग लिंक एट द बॉटम होता था, मतलब कि ये है अगर कोई लोअर कास्ट का है तो वो पॉवर्टी में ही जीता था और फिर उसका स्टेटस लोअर ही रहता था। क्यों? क्योंकि इन्हें रिसोर्सेज की एक्सेस ही नहीं देते थे। जैसे इतने समय तक आप कहो, मैं कह रही हूँ कि उन्हें एजुकेशन की अगर एक्सेस नहीं मिल रही है तो वो पढ़ लिख के बड़े आदमी कैसे बनेंगे? एग्जैक्टली जब उन्हें तुम खेत दे ही नहीं रहे हो खेती करने के लिए, तो वो खेती करके अमीर कैसे बनेंगे? तो बिकॉज ऑफ दैट दे रिमेन इन पॉवर्टी और फिर उनका स्टेटस लो ही रहता था। ऐसे लॉक्ड रहते थे ये इसके अंदर। बट एट द इंटरमीडिएट लेवल कास्ट डिफरेंसेस वर लेस रिजिड। बट कई जगहों पे कास्ट डिफरेंसेस इतने ज़्यादा रिजिड, इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं थे। जैसे कि 17वीं सेंचुरी के मारवाड़ से हमें पता चला राजपूत और जो जाट्स होते थे उनको एक जैसा पीजेंट की तरह लिस्ट कर रखा था। इवन दो राजपूत्स तो लाइक दे आर द रॉयल पीपल, बट वो भी पीजेंट्स का काम करते थे, तो उनको इक्वल टू जाट्स जो है जैसे वो भी पीजेंट करे रखा हुआ था। अराउंड वृंदावन गौरवास ट्राइड टू क्लाइंब अप द राजपूत स्टेटस। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे को बता रखे हैं। सम कास्ट रोज इन सोशल हायरार्की ड्यू टू इकोनॉमिक सक्सेस। पेस्ट्रोलरिज्म फॉलो करते थे और फिशिंग क्लास थी, इनको पीजेंट का स्टेटस यानी कि फार्मर का स्टेटस अब मिल गया था। तो इसमें बस आपको यही लर्न करना है। अगला टॉपिक आता है हमारा पंचायत एंड हेडमैन, जिसको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में क्रिएट कर दिया है कि पंचायत कैसी सिस्टम होती थी, विलेज का हेडमैन कौन था, जो कभी प्रॉब्लम एक आती थी विलेज के अंदर तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते थे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो जो विलेज पंचायत होती थी वो ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट एल्डर्स होते थे जो हायरार्कीली जो है हमने लगा रखे होते थे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, जिसपे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, फिर और प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी, और वो जेनरेशनल ऐसे उसमें नेपोटिज्म होता था कि ठीक है आगे उनका बेटा बनेगा। इन मिक्सड क्लास विलेजेस, यानी कि वैसे विलेजेस जहाँ पे अलग अलग कास्ट और क्लास के लोग होते थे, मेंबर्स डिफरेंट कास्ट के आते थे, एक्सेप्ट द मीनियल एग्रीकल्चर लेबर दे वर नॉट रिप्रेजेंटेड। तो जो मीनियल एग्रीकल्चर लेबर है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जिन्हें ज़मीनें नहीं दी जाती थी, उन्हें कोई नहीं बुलाता था। पंचायत एक ओलिगारी की तरह काम करते, तो ओलिगारी की मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं एंड ये डिसीजन लेने वाले हैं। पंचायत ओलिगारी की तरह काम करता था, ठीक है, एंड फ्यू पावरफुल पीपल ही डिसीजन लिया करते थे एंड ऑल डिसीजन वर बाइंडिंग टू द विलेजर्स। जो इन 8 जनों ने या 12 जने 15 जने जितने भी विलेज पंचायत के उन्होंने जो डिसीजन लिया वो सबको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आते थे इंपॉर्टेंट जने, वो होते थे विलेज के हेडमैन या फिर आप कहो मंडल या फिर कहो मुकद्दम। तो पंचायत वॉज हेडेड बाय द विलेज हेडमैन। पंचायत को कौन चलाता था? विलेज का हेडमैन, जिसको मुकद्दम या फिर मंडल कहा जाता था। उसको विलेज का एल्डर्स ही चूज करते थे एंड इनको अप्रूवल कराना पड़ता था ज़मींदार से। जो ज़मींदार होता था ना उससे अप्रूवल कि हम इसे बना रहे हैं, वो कहेगा ठीक है तो ही बनता था। कुड बी रिमूव एल्डर्स लॉस्ट कॉन्फिडेंस, अगर उस एल्डर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि ये सही से काम नहीं कर रहे तो वो उसे हटा भी सकते थे। मेन ड्यूटी होती थी मंडल की कि वो सुपरवाइज करेगा विलेज के अकाउंट को, यानी कि जो पैसा आ रहा है विलेज के अंदर, जो रेवेन्यू आया है उसको कैसे यूज़ करना है, और उसको जो है जो विलेज पंचायत का अकाउंटेंट पटवारी होता था उसकी भी मदद करनी होती थी। अब पंचायत के पास जितना भी फंड आता था, यानी कि जितना भी टैक्सेस कलेक्ट करके उनके पास आता था, तो उसका उनका क्या काम होता था? तो पंचायत फंड केम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन बाय द विलेजर्स। पंचायत फंड में अपनी मर्जी से जो है पैसा दिया करते थे विलेजर्स, उसको यूज़ करा जाता था रेवेन्यू ऑफिशियल्स के लिए, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर के समय पे मदद करने के लिए, फार्मर्स की कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, और कई बार जैसे बांध बनाने के लिए, कैनाल्स बनाने के लिए भी यूज़ करा जाता था। दीज वर टास्क इंडिविजुअल पीजेंट्स कुड नॉट अफोर्ड ऑन देयर ओन। ठीक है, तो ये वाले ऐसे टास्क थे, कौन से बांध बनाना है, कैनाल बनाना है इतना बड़ा, तो एक फार्मर पे इतना पैसा थोड़ी है कि वो बांध या कैनाल बना देगा, तो इसलिए वो फंड में से पैसा लिया जाता था। अब मेंटेनिंग कास्ट रोल के लिए क्या करा जाता था? एक की रोल होता था पंचायत का कि वो कास्ट बाउंड्रीज इन द विलेज को रहने दे, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए। तो उनकी जिम्मेवारी होती थी कि जो शादी हो रही है उनकी नज़रों के सामने हो कि इंटरकास्ट मैरिज ना हो जाए। ईस्टर्न इंडियाज़ में ऐसा होता था कि विलेज के जो हेडमैन है उसके आंखों के सामने शादी कराई जाती थी कि सेम कास्ट में ही हो रही है या इंटरकास्ट नहीं हो रही है। द हेडमैन एंश्योर्ड दैट नो वन वायलेटेड द कास्ट नॉर्म्स। तो हेडमैन की जिम्मेवारी थी कि कास्ट नॉर्म जो है वो
कभी भी तोड़े ना जाए। अब अगर कोई गलती करता था तो पंचायत कैसे पनिश कर सकती थी, फाइन लगाकर या फिर किसी को विलेज से बाहर निकाल कर, टेम्परेरीली यानी हमेशा के लिए उन्हें निकाल कर कि आप जाओ, बाहर जाओ, यहाँ से आउटकास्ट करके उनका उनका काम उनसे छीन के, उनकी सोशल पोजीशन उनसे छीन के आप उनको जो है पनिश कर सकते थे। दिस वॉज एक्ट मीन टू प्रिवेंट द कास्ट रूल वायलेशंस, यानी कि अगर आप कास्ट के रूल नहीं मान रहे अगर कोई आदमी, तो उसको ऐसी सज़ा मिल सकती थी। अब एक और टाइप की पंचायत होती थी हमारे विलेजेस के अंदर, जो होती थी जाति पंचायत, क्योंकि विलेजेस के अंदर अलग अलग जाति के लोग रहते थे, तो हर जाति की एक पंचायत होती थी कि उस जाति के अंदर अगर कोई मसला हो गया है तो वो उसी जाति की पंचायत के लोग उसको जो है संभालेंगे, उसके ऊपर अपना फैसला देंगे। तो एवरी कास्ट हैड इट्स ओन जाति पंचायत। इस पे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आएगा, आप यही लिख देना। बहुत पावरफुल होती थी। राजस्थान में उनका काम होता था जैसे डिस्प्यूट को सेटल करना, लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी जाति पंचायत सुलझाएगी, मैरिजेस कास्ट रूल के हिसाब से हो, रिचुअल ऑर्डर हो, कोई भी विलेज का इवेंट हो रहा है उसमें, तो इसीलिए जाति पंचायत का डिसीजन भी जो है स्टेट मान लेती थी कई बार ज़्यादातर चीज़ों में, एक्सेप्ट इन द क्रिमिनल केसेस। अगर कोई क्रिमिनल केस हो तो नहीं, बाकी चीज़ों में उनको जाति पंचायत का फैसला मानना होता था। पेटिशन फॉर जस्टिस की बात करें कि अगर कभी जस्टिस यानी कि इंसाफ मांगना हो विलेजर्स ने, तो वो क्या करते थे, तो मैनी विलेजर्स जैसे कि लोअर कास्ट की अगर हम बात करें तो वो पंचायत के बोलते थे आगे कि हमें बहुत हाई टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं और हमसे बेगार करा रहे हैं, एलाइट यानी कि बिना पैसे दिए हमसे काम करा रहे हैं। दीज पटिशंस वर ऑफन कलेक्टेड बाय एन एंटायर कास्ट और कम्युनिटी, पूरी की पूरी उस कास्ट और कम्युनिटी ये सब कंप्लेन करती थी। दे बिलीव बेसिक सर्वाइवल वॉज देयर राइट एंड प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडिशन, द पंचायत वॉज द कोस्ट ऑफ जस्टिस दैट वुड प्रोटेक्ट देम। तो उनको भी ये लगता था कि जब हमारे पास पंचायत है तो ये हमें प्रोटेक्ट करे, अगर हमसे इतना रेवेन्यू मांगा जा रहा है तो पंचायत हमारे लिए बात करे, अगर हमारे से बिना पैसों के काम कराया जा रहा है तो पंचायत हमारे से बात करे। तो वो जैसे आप कोर्ट पे जाओगे, अगर आपको कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो पंचायत के पास जाया जाता था। अब कभी अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, मतलब कि वो पंचायत को कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं हम प्रॉब्लम है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो पीजेंट्स क्या करते थे, फिर पीजेंट्स के बाद एक ही तरीका होता था, अपना बैग उठाते थे, उसमें सामान रखते थे और जाके जंगल में चले जाते थे। जंगल में यानी कि किसी और जगह भाग जाते थे कि ज़मीन की तो कोई कमी थी ही नहीं। तो जब उनकी वहाँ नहीं सुनी जाती थी तो समटाइम्स दे यूज टू मूव फ्रॉम दैट विलेज। तो पंचायत का डिसीजन कभी डिस्प्यूट वेरी होता था, तो इसलिए कई बार जब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था तो लिविंग द विलेज टुगेदर उनके पास एक ऑप्शन होता था, बिकॉज बहुत सारे अनकल्टिवेटेड लैंड होते थे एंड ज़मींदार्स और स्टेट को हमेशा लेबर चाहिए होती थी, तो विलेजर्स लिविंग वॉज अ बिग लॉस। दिस मेड माइग्रेशन अ पावरफुल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर कभी किसी की बात नहीं सुनी जाती थी तो उनके पास एक तरीका होता था रेजिस्टेंस करने का, गो, वो वहाँ से चले जाते थे। ठीक है, अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक 2.3 विलेज आर्टिसंस। ठीक है, तो अभी हम ये तो पढ़ चुके हैं कि विलेज के अंदर बहुत सारे फार्मर्स होते थे। अब फार्मर्स के अलावा भी कुछ लोग होते थे, ऐसे थोड़े कि खाली खेती ही हो रही है, बाकी भी बहुत कम विलेजेस में होता था। तो आर्टिसन जो कारीगर होते हैं, अब कारीगर कुछ भी बना सकता है, घड़ा भी बना सकता है, टोकरी भी बना सकता है और तेल भी बना सकता है, वो कुछ भी बना सकते हैं। तो उनके बारे में अब हम पढ़ते हैं, कपड़े भी बना सकता है। तो विलेज इकोनॉमी जो है एक्सचेंज होती थी बिटवीन पीजेंट्स एंड आर्टिसंस। आर्टिसंस और पीजेंट दोनों मिलकर विलेज में काम करते थे। मराठी रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि अर्ली ब्रिटिश सर्वेज ने हमें शो करा कि आर्टिसन ऑलमोस्ट 25% ऑफ द विलेज हाउस होल्ड को आप कह सकते हो परसेंटेज में आते थे। यानी कि इवन जो कुछ फार्मर्स भी होते थे ना, वो भी साथ में आर्टिसन वाला काम करते थे। कोई क्योंकि फसल में उगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उस टाइम में वो अपने घर पे कुछ ना कुछ क्राफ्ट यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ बनाते थे जिसे बेच के वो पैसा कमा पाए। तो लाइन बिटवीन आर्टिसन एंड पीजेंट वॉज फ्लूइड। ठीक है, मैनी डिड बोथ फार्मिंग एंड क्राफ्ट वर्क, यही मैंने आपको बताया। तो कल्टिवेटर्स अपने फ्री टाइम में एग्रीकल्चर कर लेते थे, यानी कि एग्रीकल्चर कैलेंडर में जब उनके पास फ्री टाइम होता था तो तब वो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, तब वो क्राफ्ट वर्क कर लेते थे। क्राफ्ट वर्क में आता था डाई करना, यानी कि कपड़ों को डाई करना। ठीक है, टेक्सटाइल की प्रिंटिंग करना, पॉटरी करना, बेकिंग करना या रिपेयर करना टूल्स को। स्पेशलाइज आर्टिसंस तो विलेजेस में जो होते थे वो थे पॉटर्स, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, बार्बर एंड गोल्डस्मिथ, ये सब होते थे। दे प्रोवाइड सर्विसेज एंड वर पेड बाय विलेजर्स मेनली थ्रू शेयर ऑफ द हार्वेस्ट। क्या मिलता था? शेयर ऑफ हार्वेस्ट। उन्हें मतलब जो है वो कैसे पे करते थे? ठीक है, एन अलॉटमेंट ऑफ लैंड ऑफन वेस्ट लैंड डिसाइडेड बाय पंचायत। कभी कभी इन आर्टिसंस को ज़मीनें भी दी जाती थी, बट वो जो वेस्ट लैंड होता था वो इनको दे दिया जाता था। महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लैंड आर्टिसन लैंड्स थे जैसे कि मीराज एंड वतन। तो जैसे आर्टिसंस को जो ये ज़मीनें दी गई उनको महाराष्ट्र में क्या बोला गया? मीराज या फिर वतन। अनदर सिस्टम डायरेक्टली नेगोशिएटेड पेमेंट्स बिटवीन आर्टिसन एंड पीजेंट हाउस होल्ड्स, मोस्टली गुड्स एंड गुड्स फॉर सर्विसेज। यानी कि इतना पैसा नहीं यूज होता था, बार्टर सिस्टम ही होता था। आप हमें सर्विस दे रहे हो, हम आपको गुड्स दे देंगे। आपने हमारे बाल काटे, लो 2 किलो चावल ले लो, इस टाइप से। ठीक है, तो 18th
सेंचुरी के बंगाल में ज़मींदार पेड आर्टिसन डेली अलाउंस प्लस डाइट मनी, तो डेली अलाउंस भी देते थे उनको और डाइट मनी भी देते थे। आर्टिसन पेमेंट होती थी या नहीं होती थी, तो कैश पेमेंट होती थी बट इट वॉज लेस कॉमन, ठीक है। तो धीरे धीरे बंगाल के अंदर एक और सिस्टम आ गया था जिसको जजमानी सिस्टम बोला जाता था। ऑल्दो द टर्म वॉज नॉट यूज इन द 16-17 सेंचुरी, बट इस तरीके का कॉम्प्लेक्स विलेज लेवल एक नेटवर्क होता था हमारे विलेज के अंदर। मतलब कि आप मानो कि आर्टिसंस जो हैं अब वो काम कर रहे हैं, बदले में उनको अनाज मिल जाता था उनकी सर्विस के बदले में। अगला आता है हमारा टॉपिक अ लिटिल रिपब्लिक। तो जैसे ना मतलब एक तरीके से ऐसा कहा जाता था कि जो गांव भी है ना वो एक तरीके की एक पूरी देश है, एक रिपब्लिक है, उनके अंदर ऐसा सिस्टम चला करता था। सम 19th सेंचुरी ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड द विलेज अ लिटिल रिपब्लिक अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी, ठीक है। एक पूरा सिस्टम चलता था विलेज में, बट विलेजेस इक्वल नहीं होते थे। कहीं पे प्राइवेट ओनरशिप होती थी, कहीं पे बहुत ज़्यादा कास्ट हायरार्की थी और कहीं पे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा होती थी विलेजेस के अंदर। विलेजेस के अफेयर को कंट्रोल करने के बहुत स्मॉल पीपल थे। कौन थे? मतलब ग्रुप ऑफ पीपल स्मॉल था, मतलब पंचायत के कुछ लोग ही पूरे विलेज को कंट्रोल करते थे, जो कभी कभी सही जस्टिस नहीं भी दे पाते थे और वीकर ग्रुप्स एक्सप्लॉइट होते थे। विलेजेस वर लिंक टू टाउन थ्रू कैश बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है। टाउन से तो वो कैश बेस्ड इकोनॉमी से जुड़े हुए थे। एंड रेवेन्यू इन द मुगल हार्टलैंड वाज असेस्ड एंड कलेक्टेड इन कैश, बट जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे मुगल जो टैक्स कलेक्टर्स होते थे वो कैश में ही किया करते थे। आर्टिजन्स प्रोड्यूसिंग फॉर एक्सपोर्ट यानी कि वीवर्स जो हो गए वर पेड कैश वेजेस एंड एडवांसेस। अब वो आर्टिसंस जो मैंने आर्टिसन को कहा था ना कि उन्हें अनाज ही मिलता था, बट वो जो बाहर के देशों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करते थे, जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप की कपड़े बनते थे मसलिन के जो बाहर बिकते थे उस ज़माने में, तो वो उन वाले आर्टिसंस को पैसे में ही पे करा जाता था, अलाउंस दिया जाता था। प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन सिल्क इंडिगो ऑल्सो रिसीव्ड कैश पेमेंट, तो कॉटन सिल्क इंडिगो के प्रोड्यूसर्स को कैश में पेमेंट मिलती थी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वुमेन इन द एग्रीकल्चर सोसाइटीज़, कि वुमेन का क्या रोल होता था एग्रीकल्चर में, उनसे क्या काम करवाया जाता था, क्या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इन एग्रीकल्चर मैन एंड वुमेन सब इकट्ठा मिलकर काम करते थे। मैन जो होते थे वो सॉइल को टिल करते थे और प्लॉ करते थे, और वुमेन सीड को बोना, वीडिंग करना, मतलब बाद में सीड को साफ करना, थ्रेशिंग करना, विनोइंग करना, इनका ये काम होता। मैन आउटसाइड एंड वुमेन इनसाइड। तो मतलब जो हमें मतलब बाद में ऐसा हुआ ना कि घर के औरतें घर के काम करेगी एंड जो लड़के लोग हैं वो बाहर के काम करेंगे, ऐसा इतना नहीं होता था हमारे इंडिया के अंदर। मतलब कि औरतें भी बिजनेस में, जो घर का बिजनेस है फार्मिंग है, उसमें पूरा अपनी तरफ से काम करती थी, इवन बाहर भी जाती थी खेत पे काम करने के लिए। ये सब तो था ही नहीं हमारे यहाँ पे, बट काफ़ी सारे जेंडर बायसेस होते भी थे और कुछ चीज़ों को देखा जाता था, जैसे कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन होती थी, यानी कि जब लड़की को या जो वुमेन है उसे जो है पीरियड्स हो रहे हैं, तो उस समय पे उनको हल नहीं छुए देने जाना था कि इसको मतलब कि आप अब अपना वहाँ नहीं जाओगे, खेत पे हल नहीं टच करोगे आप, ठीक है। और पॉटर व्हील जो है अगर वो आर्टिसन के फैमिली की है तो वो घड़ा मटका आप अभी नहीं बनाओगे, ठीक है। एंड दे कुड नॉट एंटर बीटल लीफ पान ग्रूव्स इन बंगाल, और अगर आप बंगाल की साइड है, अगर कोई गर्ल इज मेंस्ट्रुएटिंग, तो उस समय पे जो वो जहाँ पे वो पान के पत्ते उगाए जाते थे तो वो उस जगह में एंटर नहीं करेंगे। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती थी। वुमेन डिड द आर्टिसनल टास्क ऑल्सो, जैसे कि चरखा चला के यान बनाना, नीडिंग क्ले यानी कि मिट्टी को रेडी करना जैसे कि उनको वो बना पाए घड़े वगैरह, एम्ब्रॉयडरी करना, क्राफ्ट बनाना। एंड डिमांड फॉर फीमेल लेबर इंक्रीज व्हेन प्रोडक्ट्स बिकेम कमर्शियल, और फीमेल लेबर की डिमांड तो और बढ़ गई थी जब बहुत सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स आ गए थे, चीज़ें बिकनी शुरू हो गई थी। वुमेन फील्ड पे भी वर्क करती थी, इनफैक्ट एम्प्लॉयर के हाउस पे भी वुमेन वर्क करती थी। तो ऐसा नहीं है कि घर के अंदर वो बंद होकर रहती थी, इवन मार्केट्स पे जाया करती थी जब कभी रिक्वायर्ड होता था। तो वुमेन वर वैल्यूड बिकॉज दे वर चाइल्ड बेयरर ऑल्सो, और वुमेन की काफ़ी इज्जत होती थी और उन्हें वैल्यू करा जाता था बिकॉज दे वर द चाइल्ड बेयरर्स, क्योंकि उन्हीं तो बच्चा पैदा करना है, वही हमारे समाज को, पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इस लेबर डिपेंडेंट सोसाइटी में, लेबर डिपेंडेंट मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो नहीं थी ना, हमारे पास ये तो नहीं था कि अलग से कोई कंप्यूटर है, उस समय में अलग टेक्नोलॉजी है, जो मशीनें हैं जो काम कर देगी। आदमी की ज़रूरत थी, इंसानों की ज़रूरत थी, वो जो कैसे होएंगे, वो तो चाइल्ड बेयरर जो मदर्स है, दे विल गिव बर्थ टू सन्स एंड डॉटर्स। तो इसलिए जो है औरतों की काफ़ी इज्जत की जाती थी सोसाइटी के अंदर। बट हाई फीमेल मॉर्टेलिटी रेट था, यानी कि फीमेल्स की बहुत ज़्यादा डेथ रेट था। मॉर्टेलिटी रेट मतलब होता है डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में इतनी इलाज नहीं होते थे, खान पान इतना अच्छा नहीं था, रिपीटेड प्रेगनेंसीज़ की वजह से चाइल्ड बर्थ करते समय काफ़ी औरतें मर जाती थी कि बच्चा पैदा करते समय ही दे डाए, ठीक है, छोटा सा बेबी और मम्मा जो है वो चली जाती थी। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता था। तो फीमेल्स की पॉपुलेशन हमारे यहाँ गाँव में और शहरों में बहुत कई बार ऐसा होता था कम होती थी। तो पता है आपको क्या होता था, जैसे आजकल काफ़ी जगहों पे जैसे डाउरी की बात की जाती है कि लड़की डाउरी देगी, उस ज़माने में एक ऐसा टाइम भी होता था जब ब्राइड प्राइस होता था, मतलब कि अगर आपको लड़की से शादी
करनी है तो यू हैव टू गिव अ प्राइज, तब आप शादी कर सकते हो ब्राइड से। तो ब्राइड प्राइज होता था ना, जो लड़के को पे करना पड़ेगा, क्योंकि कम औरतें होती थी और आदमी ज़्यादा होते थे, तो देवर मोर, आप कह सकते हो कि उनकी ज़्यादा, उनके पास ऑप्शंस हैं। सो इफ़ यू आर द फिटेस्ट यू हैव टू गिव द ब्राइड प्राइज पेड टू द ब्राइड फैमिली। डाउरी नहीं, मतलब लड़के वाले पैसे देंगे, लड़की वाले तो कुछ नहीं देने वाले डाउरी में, ठीक है। एंड विडो एंड डिवोर्सी रीमैरिज वॉज ऑल्सो अलाउड, ये भी अलाउड हुआ करता था। तो ये देखो हमें अपने समझ में आया दैट कई जगहों पे मतलब बाइसेस थे, बट कई जगहों पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती थी, जिससे कि हमारी सोसाइटी कितनी मॉडर्न थी किसी ज़माने में, हम ये भी देख पा रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सोसाइटी वांटेड टू कंट्रोल ओवर वुमेन ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग देम, ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि कोई कंट्रोल नहीं था, जैसे मैंने हमको बताया कंट्रोल बहुत होता था। मेल ही हाउस होल्ड का, मतलब जैसे जो घर के मुखिया होते थे वो मेल ही रहते थे, यानी कि फीमेल बन जाती थी, ठीक है। वुमेन को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन में रखा जाता था और उनको हार्श पनिशमेंट दी जाती थी अगर उन्हें सस्पेक्ट करा जाता था इनफर्टिलिटी, मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि उन्होंने हस्बैंड को अपने धोखा दे दिया है, किसी और के साथ चीट कर दिया है, तो बहुत सारी जो उनको है बुरी सज़ा मिलती थी। अब कई बार कोई वुमेन होती थी, वो भी अपने हस्बैंड, अगर उन्हें लगता था उन पर चीट कर रहे हैं, तो पंचायत को जाके उनकी शिकायत लगाती थी, पिटीशन फाइल करती थी। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पे वुमेन्स ने कंप्लेन करा है कि उनके हस्बैंड चीट कर रहे हैं और उनको अपने बच्चों को और अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं देते हैं। एंड वुमेन्स नेम रिकॉर्ड नहीं होते थे तब, जिन्होंने वुमेन ने मतलब दिखाई ना अपनी कंप्लेंट पिटिशन, तो वुमेन का नेम नहीं, हस्बैंड का नाम, वाइफ ऑफ या फिर डॉटर ऑफ ऐसे लिखा जाता था, या मदर ऑफ, सिस्टर ऑफ, ऐसे, मतलब कि उनका अपना नाम नहीं लिखा जाएगा। अमंग लैंडेड फीमेल्स वुमेन हैड प्रॉपर्टी राइट्स, और वुमेन के पास इवन प्रॉपर्टी राइट्स भी हुआ करते थे। वुमेन इंक्लूडिंग विडोज सोल्ड एंड मॉर्टगेज देयर लैंड। तो देखो ऐसा नहीं था कि उस समय वुमेन के पास लैंड नहीं था, उनके पास अपनी ज़मीनें होती थी। इवन विडो वुमेन ने अपनी जो ज़मीनें उन्हें बेचा भी है, मोर्टगेज पे भी दिया है। बोथ हिंदू एंड मुस्लिम वुमेन इनहेरिटेड ज़मींदारीज, ठीक है, मतलब कि उनके पास ज़मीनें थी अपनी। वुमेन ज़मींदार्स एग्जिस्टेड इन बंगाल, इवन बंगाल के अंदर तो फीमेल ज़मींदार भी होती थी। एंड द फेमस राजशाही ज़मींदारी वॉज हेडेड बाय अ वुमेन इन द 18th सेंचुरी। एक बहुत फेमस, ये लर्न ही कर लो आप, राजशाही ज़मींदारी थी 18th सेंचुरी की, जिसको एक फ़ीमेल ही चलाती थी, ठीक है। तो वो जो है ये इसको चैप्टर को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि एक टाइम ऐसा था जहाँ हमारे यहाँ पे फीमेल्स को मतलब बहुत ज़्यादा आज़ादी भी थी, ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन भी थे, बट देखो प्रॉपर्टी राइट्स भी थे एंड ऑल दैट थे। ये अभी हमें एन अकबरी पढ़ के इतनी चीज़ें हमें समझ में आई हैं। चलो अब आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, फॉरेस्ट एंड ट्राइब। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे विलेज के अंदर फॉरेस्ट एरिया भी आता है, तो जो फॉरेस्ट के लोग होते थे उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं। तो रूरल इंडिया वॉज नॉट ओनली अबाउट एग्रीकल्चर, लार्ज फॉरेस्ट एरिया भी गाँव में आता था, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फॉरेस्ट के क्या कहते हैं हम हिंदी में, जंगल कहते हैं, खरबंदी भी कहते हैं फॉर स्क्रब लैंड, ठीक है। तो ये 40% हिस्सा इंडिया का उस समय पे फॉरेस्ट या स्क्रब लैंड होता था। फॉरेस्ट एरिया ईस्टर्न इंडिया में था, सेंट्रल इंडिया में था, नॉर्थ इंडिया में था, तेराई रीजन में था, झारखंड में था, वेस्ट घाट में था और डेक्कन प्लेट्यू में था। फॉरेस्ट पीपल होते थे, उन्हें जंगली बोला जाता था। आजकल हम जंगली किसे बोलते हैं, जो आपको शैतान लगता है ना बड़ा साबों से कहते हैं तो जंगली सा है। उस जमाने में ये ऐसे टर्म इसलिए यूज नहीं करे जाते थे, जो जिस इलाके का है उस इलाके पे नाम रखा जाता था। जो जंगल में रहने वाला जंगली, शहर में रहने वाला शहरी, गाँव में रहने वाला गाँव वाला। तो ये इनकी कोई ऐसे कोई मीनिंग नहीं होता था कि कोई आपको हर्ट करे सेंटिमेंट आपके कि आप ये वर्ड बोल रहे हो। जंगल में रहने वाले जंगली होते थे, कोई ऐसा उसके साथ सेंटिमेंटल वो नहीं होती थी। इट डज नॉट मीन्स अनसिविलाइज्ड, जंगली मतलब ये नहीं कि अनसिविलाइज्ड है वो। इट सिंपली डिस्क्राइब पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं, हंटिंग गैदरिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है। देयर एक्टिविटीज वर सीजन बेस्ड, सीजन में अलग अलग टाइप के काम करते थे जंगली लोग, यानी कि जंगल के लोग। एग्जाम्पल भिल्स का हमें बता रखा है। स्प्रिंग में ये लोग फॉरेस्ट का प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे, क्योंकि पेड़ पौधों पर बहुत सारे जो है फल होंगे, चीज़ें होंगी, तो स्प्रिंग में वो उसे कलेक्ट करते थे, समर में वो फिशिंग करते थे, मानसून में वो कल्टीवेशन करते थे, और ऑटम और विंटर में वो जानवरों की हंटिंग करते थे, ठीक है। सच सीजनल वर्कर्स रिक्वायर्ड मोबिलिटी। अब इनकी मोबिलिटी मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जाना बहुत ज़्यादा होता था। ये ट्राइबल लाइफ का की फीचर था, मतलब ये घूमते रहते थे, उठाया अपना बोरा बिस्तरा, अपने जानवर उठाए, उसके साथ कहीं और चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। फॉर द मुगल एस्टेट फॉरेस्ट वर डेंजरस सबमर्सिव जोन। तो मुगल एस्टेट के लिए ये इनके काफ़ी डेंजरस जोन होते थे। They acted as a refuge, मावास फॉर रिबेल्स एंड टैक्स इवेडर्स। तो यानी कि क्या होता था, जैसे किसी को, कोई फार्मर है
उसे टैक्स पे नहीं करना, तो वो भाग सकता है जंगल में आराम से और फिर कोई और जंगल में चले जाए, कोई और जंगल में चले जाए। तो मुग़ल जो राजा होते थे और जो मुग़ल स्टेट थी वो इनसे मतलब थोड़ा इनके लिए ट्रबलसम होते थे जंगलीस, कि ये तो कोई टैक्स पे नहीं करेंगे ना, इस बात से। बाबर सेड फॉरेस्ट हेल्प विलेजर्स बिकम डिफाइंड एंड रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। तो बाबर ऐसा कहता था कि ये तो इतने जंगल है ना, इन यहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया, इस वजह से हमारा बहुत नुकसान होता है कि जिस विलेजर को अगर टैक्स पे नहीं करना तो वो भाग जाएंगे जंगल में, वहाँ तो सब मिल जाता है इनको, तो इस वजह से उनको इससे प्रॉब्लम होती थी। नाउ इन रोड इनटू फॉरेस्ट, तो एक्सटर्नल फोर्सेस देन एंटर्ड फॉरेस्ट फॉर मेनी रीजन, मेनली स्टेट नीड्स, ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन। इससे अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे जो ये फॉरेस्ट के लोग इतने मजे से रहा करते थे, इनके फॉरेस्ट भी इनसे छीनने शुरू होते हैं। इससे अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि फॉरेस्ट के अंदर वॉर तक हुए थे जब फॉरेस्ट के लोगों से उनका फॉरेस्ट छीना गया था। धीरे धीरे जो गवर्नमेंट थी, जो आप गवर्नमेंट क्या कहो, जो सरकार थी उस समय, मुगल सल्तनत जो थी पूरी की पूरी, ये लोगों ने फॉरेस्ट को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया था कि फॉरेस्ट हमारे, तुम नहीं जा सकते इसके अंदर। और ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा ही करा था आगे चल के। तो इन लोगों ने फॉरेस्ट को हमारे कंट्रोल ही इसलिए करा था कि हमसे टैक्स मांगते थे, हम टैक्स नहीं पे करके फॉरेस्ट जाते थे, तो इन्होंने फॉरेस्ट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो फॉरेस्ट पीपल हैड टू गिव एलिफेंट्स एज पेशकास्ट ट्रिब्यूट बिकॉज द मुगल आर्मी नीडेड देम। तो अब धीरे धीरे इन्होंने थोड़ा सा अपना सिस्टम बनाया, फॉरेस्ट के लोगों को, मुगल आर्मी को पेशका मतलब एज अ गिफ्ट कहो या आप ऐसा कहो, देना ज़रूरी होते थे एलिफेंट्स, क्योंकि मुग़ल एक्टिविटी जितने मुग़ल लोग जितना ये वॉर करते थे तो उसमें इनको एलिफेंट की ज़रूरत होती थी। और हंटिंग वाज अ मेजर मुग़ल एक्टिविटी, जितने भी मुग़ल राजा होते थे तो वो हंटिंग पे जाते थे। पावर दिखाता था ये जो है एम्परर की, अगर कोई राजा गया है हंट करने के लिए। अलाउड किंग टू ट्रैवल एंड मीट पीपल, तो हंटिंग पे वो इसलिए भी जाते थे कि घूमते हुए फिर वो जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे और उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे। एंड आर्टिसंस पेंटेड हंटिंग सीन शोइंग अ हारमोनियस एम्पायर, और आर्टिसंस ने ऐसे मतलब फोटोज़ बनाते थे। एक हंटिंग वाज लाइक अ वेरी लेजर एक्टिविटी, कि भाई वो मारने गए हैं, शिकार पे गए हैं, आपने सुना होगा ना राजा लोग शिकार पे जाते थे, तो एक ये काफ़ी मतलब रुतबे की बात होती थी। ठीक है, कॉमन एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या क्या एग्रीकल्चर और ट्रेड होता था। तो ग्रोथ ऑफ कॉमर्स इंक्रीज डिमांड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अब जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ रहे थे, ट्रेड बढ़ रहा था, तो फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई थी, जैसे हनी की, बी वैक्स की और गम ब्लैक की, और बाहर के देशों में ये बहुत एक्सपोर्ट होते थे। एलिफेंट्स वर कैप्चर्ड एंड सोल्ड, एलिफेंट्स को भी कैप्चर और सोल्ड करा जाता था। ट्राइब्स ऑल्सो ट्रेडेड थ्रू बार्टर, यानी कि ट्राइब्स मतलब कि बार्टर सिस्टम भी करते थे कि अनाज ले लिया और जो उनका प्रोड्यूस है वो उन्होंने उनको दे दिया। सम ट्राइबर्स लाइक लोहानीज ऑफ पंजाब बिकेम मेजर ट्रेडर्स, तो अब धीरे धीरे जो फॉरेस्ट के ट्राइबल पीपल थे वो भी पैसा कमा रहे थे या गुड्स कमा रहे थे बिजनेस करके। ओवर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान शुरू हो गया था। टाउन विलेज ट्रेड होता था पंजाब में, तो इस तरीके से फॉरेस्ट के लोगों ने भी बिजनेस करना शुरू कर दिया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब इसी का सब पार्ट है। तो ट्राइब्स के भी अब चीफ बनने शुरू हो गए थे, सिमिलर टू विलेज का बिग मैन। तो जैसे ट्राइब का चीफ होता था, ट्राइब का एक मुखिया होगा, जैसे मंडल था ना विलेज का, मैंने ट्राइबल चीफ्स बाद में जमींदार बन गए और कुछ कुछ तो किंग भी बन गए थे। फॉर रूलिंग दे नीडेड आर्मीज, अब रूलिंग के लिए उन्हें आर्मी चाहिए होती थी, तो वो अपने में से ही आर्मी को बना लिया करते थे। एक्सपेक्टेड कम्युनिटी मेंबर्स टू गिव मिलिट्री सर्विसेज, तो एक ट्राइब है, ट्राइब का एक होंगे बहुत ताकतवर से, उन्हीं को वो अपने जो है मिलिट्री बना लेगा। एग्जाम्पल, ट्राइब इन सिंध में 6000 कैवलरी थी उनके पास और 7000 इन्फेंट्री थी, यानी कि घोड़े भी थे, सोल्जर्स भी थे। ए होम किंग थे आसाम के, जिनको जो है पीपल गिव मिलिट्री सर्विसेज फॉर द लैंड। तो एहोम किंग जो थे उनको क्या करते थे कि तुम्हें ज़मीन दूंगा, उसके बदले में आपको हमारे लिए मिलिट्री का काम करना होगा। एलिफेंट कैप्चर वाज अ रॉयल मोनोपोली अंडर एहोम्स, तो ये जो एहोम्स होते थे क्या करते थे, एलिफेंट को कैप्चर करना इनकी मोनोपोली थी, कि यही पकड़ते थे एलिफेंट को, फिर दे यूज टू लाइक ट्रेड इट। ठीक है, राइज ऑफ ट्राइबल किंगडम्स की अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन फ्रॉम ट्राइबल रूल टू मोनार्कीज एक्सेलरेटेड बाय द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी में हमने देखा कि जो ये ट्राइब्स थी इतनी ताकतवर हो रही थी कि अपने 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 किंगडम बनाए थे, ट्राइबल किंगडम। तो एन अकबरी में हमने ट्राइबल किंगडम्स के बारे में नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा है। इनके बीच में कई बार वॉर भी हो जाते थे, जैसे कोच किंग्स ने काफ़ी सारी ट्राइब्स को जो है कॉन्कर करा था। ठीक है, नाउ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस जब धीरे धीरे पड़ी हमारे इंडिया में, तो क्या हुआ था, तो न्यू कल्चर आइडियाज एंटर द फॉरेस्ट एंड जो सूफी सेंट्स आए, जैसे 6th चैप्टर में मैंने आपको बताया कि अब हमारे कंट्री के अंदर सूफीज़म आ चुका था। तो सूफी सेंट्स, जिनको आप पीर मुर्शीद कहते हैं, हम लोग जो होते हैं हमारे, उनसे उन्होंने इस्लाम का स्प्रेड करा हमारे यहाँ पे अमंग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ में भी, और फॉरेस्ट रीजन के अंदर भी अब इस्लाम स्प्रेड होने लग गया था। तो इस तरीके से वहाँ तक हमारा सूफिज्म भी पहुँच गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द ज़मींदार्स। अब आपको मैंने पीजेंट्स चैप्टर का नाम क्या है, हमने पीजेंट्स भी पढ़ लिए, फॉरेस्ट वाले लोगों के बारे में पढ़ लिया, अब हम ज़मींदार्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हु वर ज़मींदार्स, तो ज़मींदार्स वो थे जो एग्रीकल्चर पे जीते थे बट वो खुद फार्मिंग नहीं करते थे। ठीक है,
बहुत हाई सोशल स्टेटस जीते थे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे ये लोग। एंड स्टेटस केम फ्रॉम कास्ट पोजीशन, ठीक है, कास्ट से जो जो उनकी मतलब जितनी अपर कास्ट होती थी उतने लोग जो है ज़मींदार बनते थे। एंड सर्विसेज दे परफॉर्म फॉर द स्टेट, और जो खिदमत वो स्टेट यानी कि मुगल के राजा की कर रहे थे उस बेसिस पर उन्हें ज़मींदार बनाया जाता था। मिल्कियत लैंड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, जमींदार्स ओन लार्ज पर्सनल लैंड, जिसको कहा जाता था मिल्कियत। हर जमींदार पे अपनी बहुत सारी ज़मीनें होती थी जिसे कहा जाता था मिल्कियत, ठीक है। दीज लैंड्स वर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी किसकी, जमींदार की, जिसको वो सोल मोर्टगेज और इनहेरिट करता था ज़्यादातर अपने बड़े लोगों से। कल्टिवेटेड यूजिंग हायर्ड और सर्वाइल लेबर, अब उस ज़मीन पे ज़मींदार कल्टिवेशन कराता था हायर करके किसी फार्मर को। ज़मींदार पावर क्या है हमारे पास, तो हमें कैसे पता ज़मींदार पे पावर कैसे आ रही है, तो कलेक्टेड स्टेट रेवेन्यू एंड गॉट पेड फॉर इट, ठीक है। तो ज़मींदार का पहला काम तो यही होता था कि वो जाएगा हर फार्मर पे और उससे रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, उस रेवेन्यू को वो देगा मुगल को या जो भी सरकार है उसको, और बदले में सरकार उसे पैसा देगी, ठीक है। कंट्रोल मिलिट्री फोर्सेज ऑल्सो, जैसे किलास, कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, कई बार ये उन्हें भी कंट्रोल करते थे। एंड स्टूड एट द टॉप ऑफ द रूरल सोसाइटी पिरामिड, तो रूरल सोसाइटी पिरामिड के टॉप पे आते थे हमारे ज़मींदार। कास्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो ज़मींदार यूजुअली ब्राह्मण राजपूत से आते थे, एंड मेनी इंटरमीडिएट कास्ट एंड सेवरल मुस्लिम जमींदार भी उस जमाने में होते थे। ओरिजिन्स और जमींदार की अगर हम बात करें तो सम क्रिएटेड थ्रू कॉन्क्वेस्ट वेयर पावरफुल चीफ डिस्पोज्ड वीकर ग्रुप्स, ठीक है, एंड बट सच एक्शन नीडेड इंपीरियल सैंक्शन, ठीक है। तो अलग अलग तरीकों से जो है जमींदार्स का ओरिजिन हमारे यहाँ पे हुआ था। नेक्स्ट बात इसमें मैं आपको बताऊंगी ओरिजिन क्या था ये जमींदार्स का। जमींदार मतलब जिन्होंने जमीनों को कंट्रोल कर लिया है। तो जमीनें कंट्रोल करने वाले जो ये जमींदार होते थे, आपकी बुक में एक बॉक्स दे रखा है, बता रखा है कि इनके पास अपनी प्रॉपर आर्मी होती थी, दे वर वेरी पावरफुल मैन, तभी ये जो है ज़मीनों को कंट्रोल कर पाते थे। और उन ज़मीनों पे फिर ये कंट्रोल करके जो है लोगों से फार्मिंग करवाते थे, पेजेंट से फार्मिंग करवाते थे। तो जितने भी हमारे ये ज़मींदार होते थे इनके पास जो है ज़मींदारी कलेक्ट करने का तरीका होता था कॉन्क्वेस्ट करके, यानी कि कॉम्पिटिशन करके, वॉर करके, कैसे भी करके ये ज़मीनें जो है वो अपने अंडर में लेते थे। वेयर पावरफुल चीफ डिस्पोज्ड वीकर ग्रुप्स, यानी कि जो पावरफुल चीफ होते थे वो ज़मीनें ऐसे कलेक्ट करते थे अपनी। अब ये जो है ज़मीनें ऑब्वियसली जब ये कलेक्ट करते थे कि इसको जो है स्टेट सैंक्शन देता था, कभी कभी स्टेट इसकी सैंक्शन के बिना भी ये हो जाता था, यानी कि गवर्नमेंट को पता है, मुगल को पता है कि ये ऐसे ज़मीनें को पे एक्सेस करा जा रहा है, कभी नहीं पता होता था, ठीक है। चलो अब आता है कंसोलिडेशन ऑफ ज़मींदारीज, मतलब ज़मींदारीज कैसे मतलब करी जाती थी, कैसे इतनी ज़मीनों को ये लोग हासिल करते थे। तो पहला होता था कॉलोनाइजेशन ऑफ द न्यू लैंड, कि आप नई लैंड पे जाके अपनी कॉलोनी बना लो, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था। तो एक ज़मींदार जाएगा उस नए लैंड पे जाके कहेगा मैं तुम्हारे को राज करूंगा, तुम मेरे साथ ऐसे ऐसे, और कोई सिस्टम वो बनाते थे। देन ट्रांसफ़र ऑफ राइट करके कि डायरेक्ट पूरी की पूरी वो ज़मीन अपने नाम पे करवा ली। स्टेट ऑर्डर्स के कि नहीं ये तो स्टेट का ऑर्डर है तो हमें करना है, या फिर डायरेक्ट परचेज करके जो है ज़मींदारी अपने नाम पे वो करवाते थे। दिस अलाउड इवन लो कास्ट टू राइज एज ज़मींदार, तभी तो एक ज़माना ऐसे भी आया जो लो कास्ट थे वो भी ज़मींदार बन गए थे, क्योंकि उन्होंने भी ज़मीनें जो है वो खरीद ली थी, ठीक है। क्लैन बेस्ड ज़मींदार बहुत सारे थे, जैसे राजपूत्स, जाट्स, उनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी। पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट के पास भी अब ज़मीन आ गई थी, कहाँ पे, हमारे बंगाल में। जो पीजेंट पेस्ट्रोलिस्ट होते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, जिन्हें सदगोप्स कहा जाता था, अब उनके पास भी ज़मीनें आ गई थी। तो ज़मींदार बहुत बढ़ रहे थे। रोल इन एग्रीकल्चर की बात करें तो ये हेल्प करते थे सेटल्ड कल्टिवेटर्स को बाय गेनिंग टूल्स, सीड्स एंड कैश लोन। अब ज़मींदार्स को बहुत फ़ायदा होता था क्योंकि, और ये जो है हेल्प भी करा करते थे कई बार फार्मर्स की। जैसे आज के समय पे फार्मर बैंक से लोन लेता है तो तब फार्मर्स को जो ज़मींदार होते थे वो लोन दे देते थे, या पेट्रोनेज पैसे दे दिया करते थे कि आप सीड खरीद लो, आप इनपुट्स खरीद लो, क्योंकि इन पे तो बहुत पैसा था। एंड सोल प्रोड्यूस फ्रॉम देयर मिल्कियत, और फिर ये अपना जो फार्मर जितना सारा समय जो है अनाज उसका निकलता था उसको फिर ये बेचा करते थे अपनी मिल्कियत से। मिल्कियत मतलब अपने लैंड से, ठीक है। एंड इनफैक्ट इन्होंने रूरल मार्केट्स भी सेटअप करी थी। ज़मींदार ने मतलब पूरा मिनी सेटअप बना रखा था, हाट लगाते थे, मार्केट्स लगाते थे, जहाँ पे वो पूरा प्रोड्यूस जो है गाइस वो बिका करता था। तो ज़मींदार और पेजेंट का रिलेशनशिप अगर हम बात करें, अगर आज हम सोचते हैं तो हमें लगता है ज़मींदार तो बस तंग ही करते होंगे पीजेंट्स को, उन्हें एक्सप्लॉइट करते होंगे। बट जब हमने ये मुगल रिकॉर्ड्स को देखा तो उस ज़माने में जो पीजेंट्स होते थे उनकी नाराज़गी डायरेक्ट ज़मींदार से इतनी नहीं होती थी, वो मुगल किंग से होती थी और उनके रेवेन्यू कलेक्टर्स से होती थी।
ज़मींदार से फिर उतनी नहीं होती थी। तो दो एक्सप्लॉयटेटिव था, ऐसा नहीं था कि वो एक्सप्लॉइट नहीं करते थे, बट कई बार वो पैट्रोनेज भी देते थे, जैसे अपने पीजेंट्स की मदद भी करते थे। तो भक्ति सेंट्स ने बताया है, भक्ति सेंट्स कौन, भक्ति सूफी ट्रेडिशन चैप्टर जो हमने पढ़ा, तो हमने सूफी सेंट्स के बारे में पढ़ा ना, तो सूफी सेंट्स के अकाउंट्स में हमने पढ़ा कि वहाँ तो पीजेंट्स भी जाते थे। तो वो बताते थे कि वो इतना ज़मींदार से उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी जितना रेवेन्यू कलेक्टर जो आता था मुगलों का, उनसे उन्हें प्रॉब्लम होती थी। इन 17th सेंचुरी के अपराइजिंग में पीजेंट्स ने कई बार ज़मींदार को सपोर्ट करा था। अभी अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, जब ज़मींदार लड़े थे ऑफिशियल से, तो उसमें पीजेंट्स ने उन्हीं को जो है सपोर्ट करा था, अपने ज़मींदारों को, और बाद में तो बिल्कुल अलग सिस्टम हो गया था। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसपे पूरा मुगल एम्पायर चलता था। हमारे से ये जो लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो सब कैसे चलता था, तो लैंड रेवेन्यू ही मेन इनकम थी मुगल एम्पायर की, इनके कमाई का मेन जरिया ही लैंड रेवेन्यू था। एंड स्टेट नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जिससे वो हमारे एग्रीकल्चर को कंट्रोल कर पाए और वो टैक्सेस को कलेक्ट कर पाए। तो इसलिए इन्होंने एक दीवान बना रखे थे अपने, यानी कि एक पूरा सुपरवाइज सिस्टम था जिससे कि ये हमारा टैक्स जो है वो कलेक्ट कर पाए। इसके अंदर रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे, रिकॉर्ड कीपर्स होते थे, जो विलेजेस में जाते थे और वहाँ पे से जाके टैक्स कलेक्ट करा करते थे। टैक्स कलेक्शन दो प्रोसेसेस में होता था। पहला होता था असेसमेंट, इसको हम जमा कहते थे, असेस्ट करना कि कितनी टैक्स अमाउंट आएगी। दूसरा होता था कलेक्शन, जैसे कहते हैं हम हासिल करना, इसमें एक्चुअली एक कलेक्टेड अमाउंट लिखा जाता था। पेमेंट मोस्टली कैश में होती थी रेवेन्यू की, बट पेमेंट एंड काइंड वाज आल्सो अलाउड। अगर किसी फार्मर के पास, ज़मींदार के पास कैश पेमेंट नहीं है करने के लिए, तो वो ज़मीन में भी पेमेंट कर सकता है और प्रोड्यूस में भी, यानी कि फसल देके भी पेमेंट कर सकता था। बट मेनली जो है हर राजा ये कहता था, मुगल राजा, कि तुम कैश लेकर आओ, ठीक है। स्टेट एम टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू बट लोकल कंडीशन समटाइम्स लिमिटेड इट। तो वो तो यही कहते थे कि और रेवेन्यू रहो, बट इट यूज टू वेरी, इट यूज टू चेंज। अब लैंड मेजरमेंट की अगर हम बात करें, तो कल्टिवेटेड एंड कल्टिवेबल लैंड जो होता था उसको मेजर करा जाता था। एन ए अकबरी में हमें पूरा बता रखा है कि कैसे अकबर की रेन में हर लैंड को रिकॉर्ड करा जाता था। मेजरमेंट एफर्ट्स कंटिन्यूड अंडर द लेटर एम्परर्स ऑर्डर, कि टोटल लैंड कितना था, पता लगाएं कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ये सब चलता रहता था। 6065 में औरंगजेब ने ऑर्डर करा था एनुअल रिकॉर्ड्स ऑफ कल्टिवेटर्स इन ईच विलेजेस, कि हर विलेजेस में एनुअल रिकॉर्ड बनाओ कि जो है कितना आपने कल्टीवेशन करा है। सम एरियाज लाइक फॉरेस्ट रिमेन अनमेजर्ड, बट जो फॉरेस्ट एरिया है उसको इतना मेजर नहीं करा गया। जैसे आज के समय पे हमारा लैंड रिकॉर्ड है हमारे पे कि इंडिया में इतना फॉरेस्ट रीजन है, इतने जगह पे खेती हो रही है, तो ये कोशिश करते थे कि पता लगा पाए कितने खेत है, और वो इसलिए थे कि उतना ये करेक्ट कर पाएंगे टैक्सेस। तो मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम बैकबोन था उनका एम्पायर का, एंड इट लिंक्ड स्टेट रेवेन्यू ऑफिशियल एंड प्लीजेंस इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर सोसाइटी डायरेक्टली। चलो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, द फ्लो ऑफ सिल्वर। इंडिया में बहुत सारा पैसा, सिल्वर आता था, क्यों आता था, चलो पढ़ते हैं। तो 1670 सेंचुरी में लार्ज एम्पायर्स इन एशिया, जैसे मुगल, मिंग जो चाइना की थी, साफाविद जो ईरान की थी, और ऑटोमन जो टर्की की थी, बहुत बड़े हो रहे थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही थी। अब हमारे यहाँ से बहुत ट्रेड हो रहा था, हम चाइना, मेडिटेरेनियन सी, हर जगह ट्रेड कर रहे थे, एंड इवन इंडिया और यूरोप के बीच में भी ट्रेड हो रहा था। तो एक्सपैंडिंग ट्रेड से क्या हो रहा था, जब भी हम कुछ सामान बाहर बेचते थे तो बदले में हमें सिल्वर के सिक्के मिलते थे, सिल्वर मिलती थी, ठीक है। India lacked natural silver resources, so imported silver was crucial. और एक क्या होता था, हमारे पास नेचुरल सिल्वर, जो सिल्वर माइंस है वो हमारे पे इतनी नहीं थी, तो सिल्वर हम इंपोर्ट भी करवाते थे। रिजल्ट क्या था, स्टेबल अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्वर रही हमारे पास 16 to 18 सेंचुरी में, कि हम उन्हें अनाज देंगे, हम उन्हें कपड़े देंगे, हम उन्हें कुछ देंगे, बदले में वी यूज टू गेट द सिल्वर, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो सिल्वर रुपया जो था हमारी कॉमन करेंसी थी। जैसे आजकल तो नॉर्मल सिक्के होते हैं ना, सिल्वर की मुद्राएं होती थी, तब मुद्रा कहते हैं उसे, सिक्के सिल्वर के होते थे। मिंटिंग ऑफ कॉइन्स एंड सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज्ड मैसिवली उस जमाने में भी। enabled मुगल स्टेट टू कंट्रोल टैक्सेस एंड रेवेन्यू एंड कैश एफिशिएंटली। अब कैश से रेवेन्यू कलेक्ट करना बहुत आसान होता था, सिल्वर के सिक्कों में ही पेमेंट की जाती थी, कैश में ही पेमेंट की जाती थी। इटालियन ट्रैवलर एक आए थे हमारी कंट्री के अंदर, जियोवानी, उन्होंने डिस्क्राइब करा था ह्यूज ग्लोब सिल्वर फ्लो इनटू इंडिया एंड एक्टिव कैश कमोडिटी ट्रांजैक्शन, कि भैया यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कैश का यूज़ हो रहा है इस कंट्री के अंदर, उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है। विद दिस अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द एन ए अकबरी या आईन ए अकबरी, वट एवर यू कैन से इट, आईन ए अकबरी ज़्यादा सही है, 1598 में। अब इसको क्यों लिखा गया था ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जो है अकबर ने कहा था अपने अबू फैजल को कि जो है आप मेरे बारे में लिखिए, उसमें पूरा जो मेरा राज कैसा चला, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी अकबरनामा। उसी अकबरनामा की जो थर्ड बुक है वो है हमारी एन ए अकबरी, जो हमारी उसकी पहली बुक है और दूसरी बुक है उसमें हिस्टोरिकल नैरेटिव है, कैसे मुगल राज्य स्थापित हुआ एंड ऑल दैट, जो अकबर ने रूल
रूल करा। जो थर्ड बुक है आईन अकबरी, उसमें लिखा है कि वो कैसे मुगल राजपाट चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। बुक को कंप्लीट होने में बहुत समय लगा था, 1598 में जाके कंप्लीट हुई थी और 5 बार इसका रिवीजन हुआ था फॉर द एक्यूरेसी। अब बुक में क्या क्या कंटेंट है हमारे आईन अकबरी के अंदर, तो डिटेल्ड अकाउंट है इंपीरियल कोर्ट का, स्टार्टिंग में कि राज्यसभा कैसी चलती थी मुगल की, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, आर्मी कैसी होती थी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या थे, प्रोविंसेस यानी कि जो सूबास थी वो कैसी हैं, उनका पॉपुलेशन कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, लिटरेरी कल्चर रिलीजन प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। व्यू फ्रॉम द सेंटर देखते थे हम, यानी कि अपेक्स ऑफ द सोसाइटी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आईन अकबरी में आप जो भी पढ़े हो वो राजा की सोच लिखी गई है, जो अमीर लोग हैं उन्होंने लिखा है, ऐसा था सिस्टम। हमने गरीबों की सोच नहीं पढ़ी है, हमने नॉर्मल लोगों की, विलेजर्स की सोच नहीं पढ़ी कि उनको भी ऊपर क्या बीतती थी, बट स्टिल एटलीस्ट हिस्ट्री का कुछ पता तो चलता है। 5 बुक्स है यानी कि दफ्तर जिन्हें बोला जाता है आईन अकबरी के अंदर। पहला है मंजिल आबादी जिसमें इंपीरियल हाउस होल्ड के बारे में, फिर है सफाई आबादी जिसमें मिलिट्री के बारे में और आप रीड कर सकते हो, फिर है मुल्क आबादी जिसमें फिस्कल साइड यानी कि पैसों से रिलेटेड साइड, स्टैटिस्टिक्स और सूबा, सरकार, प्रांगण, जमींदार्स के बारे में लिखा है। इसमें टेबल्स बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, फोर्ट्स बने हुए हैं, एरिया, कैश रेवेन्यू, ग्रांट, जमींदार, सब कुछ गिवन है। और जो 4th और 5th है उसमें रिलीजन, लिटरेसी, कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में गिवन है और अकबर की जो ऑस्पिशियस सेइंग्स होती थी उनके बारे में गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से आईन अकबरी में चीज़ें जो है हमारी गिवन है। अब आईन अकबरी में जो लिखा होता था पहले उसको पूरे ऑथेंटिसिटी के लिए चेक करा जाता था, न्यूमेरिक डेटा को वर्ड्स में भी लिखा जाता था जिससे कोई एरर ना हो। कुछ एरर हो जाते थे कई बारी, हमने जो देखा है टोटलिंग के अंदर। लिमिटेशन क्या है इसकी कि नॉट यूनिफॉर्म डेटा फ्रॉम ऑल प्रोविंसेस। अब आईन अकबरी के अंदर जो भी डेटा है वो हर प्रोविंस का इक्वल नहीं दे रखा, जैसे बंगाल उड़ीसा का इतना डेटा नहीं है। प्राइजेस एंड वेजेस फ्रॉम आगरा रीजन नॉट एंटायर एम्पायर, तो प्राइस और वेजेस सिर्फ आगरा रीजन की हमें बता रखी है, बाकी मुगल एम्पायर तो पूरे मतलब इतने सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट में इतनी जगह पे था, तो वहाँ पे लोगों क्या प्राइस पे करते थे, वेज क्या होती थी, वो सब अभी हमें नहीं गिवन है। ठीक है, इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंस है आईन अकबरी की, ये मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, उस ज़माने का एग्रीकल्चर, रेवेन्यू सिस्टम, कल्चर, रिलीजन, कस्टम, सबके बारे में हमें बताता है। तो ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड ऐसा है जो अगर हम कह सकते हैं कि हाईली रिलायबल है अभी तक हमारी सोसाइटी को समझने के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ आईन अकबरी की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया, आप इसे पढ़ सकते हो कि हाँ ये हमें काफ़ी सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमारे को देता है। तो विद दिस गाइज आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। लास्ट में जो हमारे चैप्टर में ब्लू बॉक्स दिया होता है तो उसमें हमें ये बता रखा है कि ये बुक की लिमिटेशंस तो है, बट जो ये आईन ए अकबरी बुक है इट इज़ सो फार वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जिससे हम अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। अब यूजुअली जो भी राजा लोग अपनी कोई बुक लिखवाते थे तो उसमें ना मतलब डायनेस्टीज़ के बारे में लिखा होता था, ये सरहद ये आई ये आई ये आई, फिर ऐसे उनके बच्चे हुए, फिर उन्होंने नया राजा ये आया, ये चीज़ें ज़्यादा लिखी होती थी, कॉन्स्पिरेसी ज़्यादा लिखी होती थी। बट आईन अकबरी के अंदर बहुत पर्टिकुलरली कैसे एग्रीकल्चर होता था, क्या ट्रेड होता था, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अबू फैसल ने उसमें लिखी जिससे हम सोसाइटी को पहचान पाए। आज तक लोगों के बारे में तो हमें पढ़ने को मिलता ही नहीं था, राजा की लाइफ के बारे में मिलता था, बट यहाँ से आईन अकबरी से हमें लोगों की लाइफ, उनका कल्चर, क्या टैक्सेस होते थे, क्या ट्रेड होता था, किन चीज़ों का ट्रेड होता था, कितने कास्ट के लोग थे, उनके साथ क्या क्या बिहेवियर होता था, वो सब जानने को मिला। तो सो फार इससे हमें बहुत नॉलेज बहुत सही मिलती है, हमारे एग्रीकल्चर ही नहीं हमारे उस ज़माने के एक आप कह सकते हो ओवरऑल लोगों की ज़िंदगी को जानने के लिए। तो यही हमें एंड में पढ़ना था ब्लू बॉक्स में से। ये चैप्टर हमारा फुली कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर के नोट्स जाके आप चेक कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से, जहाँ आप सब्सक्राइब करके सभी नोट्स को एक्सेस कर पाओगे। सिर्फ हिस्ट्री नहीं, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ऑल आर देयर। कोई क्वेरी है तो आप भी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो हमने बहुत जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन आंसर मेरा सेकंड चैनल जो है वहाँ पे अपलोड होते हैं, सिमरन सानी क्लास 11th ह्यूमैनिटीज, तो उसे जाके सब्सक्राइब करो एंड गेट द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम देयर। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।